recording this session also. So okay, actually Google Meet से कर रहा हूँ शायद से इसलिए स्क्रीन शेयर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है. I'll just yes now अभी आप इसको देख पाओगे. yes अभी आ जाएगा. ठीक है. तो देखिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा सौरभ वर्मा को बिकॉज उन्होंने मैंने जो लास्ट टाइम जो एक्सरसाइज दी थी तो उसको उन्होंने फुल अपने पैशन के साथ या तो कह सकते हैं अपने बहुत ही हार्डवर्क के साथ अपना दिमाग लगा के उसको अचीव करने की ट्राई की है. एंड ही मे हैव गॉन रॉन्ग इन सम पार्ट्स. वो कुछ कुछ जगह पे शायद उन्होंने यहाँ वहाँ पे छोटी मोटी गलतियां की होगी लेकिन गलतियां करना जरूरी है. ठीक है. गलतियां करोगे तो सीखोगे. if you don't do mistakes then you will not know what is right. So then if you do something then only you can do mistakes. अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो गलती कैसे होगी. तो अगर आपने गलती की है so that means कि आपने कुछ efforts लिया. right. मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देखता हूँ कुकिंग का कि कुकिंग के अंदर आपको हर चीज इजी लगती है कि आपने ये दो इधर उधर से डाला और दो तीन चीजें यहाँ वहाँ की और आपका जो खाना पक गया. लेकिन आप जब खुद बनाने जाते हो तो हर एक चीज में आपको डिफिकल्टी होती है. तो हर चीज ऐसी ही है. यानी ये जो रूल अप्लाई होता है वो हर जगह पे होता है. वो वेरी करेगा इधर उधर. लेकिन लेट मी टेल यू कभी भी किसी के भी काम को अंडर एस्टिमेट मत करो. अगर आप ऑटो रिक्शा ड्राइवर को देख लो या इवन किसी को आप झाड़ू मारते हुए देखते हो रोड पे वो काम भी बहुत डिफिकल्ट होता है. तो आपको किसी और के लिए रिस्पेक्ट होना बहुत ही जरूरी है. तो कभी भी किसी के और के काम को अंडर एस्टिमेट मत करो. ठीक है. वो कभी छोटा बड़ा नहीं होता. Yes, sir, about assignment I have submitted. I mistakenly ticked wrong serial number. Wrong serial number. What is that? Wrong serial number का मतलब समझा नहीं. Wrong. That is okay. That is okay. That is not a problem. We will we can sort it out. That's not a problem. So Tanmay, don't worry. So yeah. So पहली बात यानी मैंने जैसे कहा कि एफर्ट्स किसी के भी एफर्ट्स को आपको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए. और ये बहुत ही बड़ा रूल है एक कैरेक्टर बिल्डिंग का. अगर आपको दूसरों की तरफ आप अपना खुद का रिस्पेक्ट पाना चाहते हो तो आपको दूसरों का आपका आपको रिस्पेक्ट होना चाहिए. अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट दिखाओगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा. और साथ ही साथ आप दो तीन चीजें नहीं सीखोगे. जब भी आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो आपको वो दरवाजे खुल जाते हैं जिसके थ्रू आप उसका जो नॉलेज है वो आप गेन कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट दैट आई वुड लाइक टू मेक गिव यू. और मैं कहूंगा एक एडवाइस है कि अगर आपको अच्छा आर्टिस्ट बनना है या अच्छा इंसान बनना है तो दूसरों की जो भी हार्डवर्क है या दूसरे जो भी लोग काम कर रहे हैं कोई भी काम कर रहे हैं अगर वो अपने मन से कर रहा है अगर वो उसके थ्रू कुछ पैसा कमा रहा है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके. सो ऑन दैट नोट मैं ये सौरभ का जो काम है वो दिखाना चाहूंगा. शुभम मैं बाहर था इसलिए सेंड किया आपको. ओके नो प्रॉब्लम. देखिए काम करना जरूरी है. गलत करो उसका सॉल्यूशन निकलेगा लेकिन करोगे ही नहीं दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन. ओके. तो आप गलत काम करोगे वो खुशी होगी जान के लेकिन आप करोगे ही नहीं वो जान के मुझे दुख होगा. ठीक है. क्योंकि आपने एफर्ट्स ही नहीं लिए. ओके. एनीथिंग यू डू नीड्स एफर्ट्स. तो एफर्ट लिए बिना कुछ भी नहीं होगा. तो आपको थोड़ा और एफर्ट्स अगर प्यार से लोगे तो आपको कम मेहनत पड़ेगी. यानी कोई भी काम अगर आपको पसंद है और अगर आप उसको करते हो तो आपको उसमें मेहनत नहीं लगती. करेक्ट. तो किसी भी काम को वो काम करो जो आपको पसंद है. अभी जैसे मैं लाइटिंग सिखा रहा हूँ तो लाइटिंग ऐसी चीज है जो कि लकीली आप अगर मॉडलर बन जाओ आप एफएक्स आर्टिस्ट बन जाओ आप एनिमेटर बन जाओ आप प्री प्रोडक्शन आर्टिस्ट बन जाओ आपको लाइटिंग हर जगह पे जरूरत पड़ेगी. यानी ऐसा नहीं आपने कैरेक्टर बनाना सीख लिया तो आपको लाइटिंग की जरूरत नहीं है. वो बात नहीं है. अगर आपने कैरेक्टर को लाइटिंग अच्छी ना दी तो वो कैरेक्टर पूरा एकदम फ्लैट दिखेगा. भले आपने उसमें एकदम हाइपर हाइपर रियलिस्टिक मॉडलिंग की हो लेकिन अगर उसके अंदर लाइटिंग और शेडिंग ठीक ना हुई तो आपका पूरा मॉडल फ्लैट दिखेगा. वो एकदम ही इतना खराब दिखेगा कि वो बेचने लायक ही नहीं होगा. उसको आप कभी यूज ही नहीं कर सकते. ओके. सो लाइटिंग आपको किसी तरह से हेल्प करेगी. यानी डोंट टेक इट एज अ कंपल्शन बट टेक इट एज अ व्हाट यू से एज अ एज अ प्रैक्टिस एज एन एक्सरसाइज जो कि आप ये इधर से उधर से आपको फाइनली करनी ही है.
सो देन वाई नॉट डू इट विथ फुल हार्ट। आपको उसको पूरे दिल से अगर आप करेंगे तो आपको जो है थोड़ी कम मेहनत पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात, आई वुड लाइक टू मेंशन अ स्टोरी। एक छोटी सी आपको स्टोरी बताना चाहूंगा। स्टोरी या तो कह सकते हैं कंसेप्ट। ओके, द कंसेप्ट इज दैट आपको अगर मैं एक सीन खड़ा करता हूं कि अगर आपको 5 घंटे दिए हैं एक पेड़ काटने के लिए, ठीक है, और आपके पास एक कुल्हाड़ी है। सो कोई यहाँ पे कोई वाइज इंसान है, अगर कोई देर इज अ व्हाट यू से, यहाँ पे कोई बहुत ही बुद्धिजीवी यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, तो मुझे कह सकता है कि आप प्लानिंग कैसे करोगे, एज इन हाउ विल यू कट द ट्री, व्हाट विल बी द प्रोसेस, व्हाट विल द राइट वे ऑफ डूइंग इट। इफ यू आर गिवन 5 hours एंड यू हैव अ एक्स, आपके पास एक कुल्हाड़ी है और एक बड़ा सा पेड़ है, उसको कैसे काटोगे? 5 घंटे दिए हैं आपको। ओके, इज देयर एनी, यस, 4 घंटे एक्स शार्प करूंगा एंड 1 hour आई विल कट इट, एग्जैक्टली। सो दैट इज द वे। यही तरीका है कि आपको आपके लाइटिंग के लिए भी यूज करना है, आपके मॉडलिंग के लिए भी यूज करना है, आपके एनिमेशन के लिए भी यूज करना है। यानी कि अगर आप एनिमेटर बनते हो तो सबसे पहले उस एनिमेशन को स्टडी करो। तो ये जो स्टडी करना है या तो उसका रिसर्च करना है, उसको हम लोग कहेंगे कि वो आप एक्स को शार्पन कर रहे हो। आप जब धार निकालते हो उसमें आपको मेहनत नहीं पड़ती, लेकिन पता चला ओके दिस MMT is this, who is this MMT, Ape Novo Group MMT, because he is presenting the screen whereas I should be doing it. MMT Group, who is this? ये कोई तो, who is this MMT and all, I mean ये थोड़ा कुछ I will just remove him because it seems like spam to me. तो मैं उसको निकाल रहा हूँ, भले वो बाद में आ जाए तो मैं उसको ऐड कर दूंगा, बट आई थिंक इट इज सम काइंड ऑफ अ व्हाट यू से, कोई वायरस जैसा कुछ लग रहा है। नेवर माइंड। सो ओके सर, एक्सक्यूज मी सर। यस, यस सर, प्रवीण सर बताइए। ये शायद हेड ऑफिस से। अच्छा, इज इट? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो देखता हूँ, ये बिना वजह वो प्रेजेंट शुरू कर देते हैं। ओके ओके फाइन, देखते हैं, विल सी। ओके, सो गेटिंग बैक टू द लेक्चर, व्हाट आई वाज सेइंग दैट आप जो रिसर्च करते हो, यानी अगर आप एनिमेटर बनते हो तो आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, करेक्ट? यू विल हैव टू डू एक्टिंग, और आप खुद का एक्सप्रेशन स्टडी करोगे, खुद जो वॉकिंग साइकिल स्टडी करोगे, डांसिंग करोगे। तो अगर आपने खुद ने वो चीज सीखी और अगर आपने उसको एकदम ध्यान से ऑब्जर्व किया, तो वो होता है आपका शार्पन करना, उसका आप धार निकाल रहे हो। और बाद में जब एग्जीक्यूट करते हो तो आपको कम मेहनत में अच्छा आउटपुट निकल जाता है। तो आप एनिमेशन कर लो, लाइटिंग कर लो, मॉडलिंग कर लो, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सीधा माया पे बैठ गए और अगर आप सॉफ्टवेयर पे किसी पे बैठ गए और आप एक्सपेक्ट करोगे तो कि पहले ही अटेम्प्ट में आपका आउटपुट निकल जाए, वो गलत है, वो कभी नहीं होता। आप इसको अभी सीखो या बाद में सीखो, आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा प्लानिंग, आपको जो रिसर्च है, डेवलपमेंट है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, और तब जाके आप बाद में सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करना शुरू करो। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व ठीक से नहीं करोगे तो आपकी वो जो एक्स की धार है, वो धार शार्पन नहीं होगी, और आप 5 घंटे या 10 घंटे भी लगा लोगे तो भी वो पेड़ कटेगा नहीं, ठीक है। और कटेगा तो भी इतना बुरी तरह से कटेगा कि शायद वो काम में ही ना आए। तो इवेंचुअली आपकी मेहनत भी पानी में जाएगी, आपका वो पेड़ भी नहीं कटेगा, और इवेंचुअली यू विल बी अ फेलियर। सो बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ R&D, उसकी धार नहीं निकाली थी। तो ये जो एक कंसेप्ट है, उस हिसाब से हम लोग को लाइटिंग भी करना चाहिए। और मैंने जैसे कहा कि रेंडरिंग डिपार्टमेंट, राइट, रेंडरिंग डिपार्टमेंट,
सो रेंडरिंग जो डिपार्टमेंट है उसका मैं अभी इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि हमारा लाइटिंग डिपार्टमेंट में सबसे मेन चीज होती है कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छा आउटपुट निकालना और ज्यादा आउटपुट निकालना, राइट। रेंडरिंग डिपार्टमेंट उसमें एक असिस्ट करता है। रेंडरिंग डिपार्टमेंट कैसे असिस्ट करता है मैं आपको बताता हूँ कि कोई मुझे बता सकता है कि एक सेकेंड में कितनी फ्रेम होती है? 24 फ्रेम्स, करेक्ट। अभी मुझे आप बताइए कि अगर एक फ्रेम 1 मिनट ले रही है तो 24 फ्रेम कितनी मिनट लेगी? 24 मिनट्स, करेक्ट। यानी कि आपको जब आप लाइटिंग करोगे तो आपको 1 सेकेंड रेंडर करने के लिए आधा घंटा लगेगा। आप समझे? आपको 1 सेकेंड रेंडर करने के लिए, ओके, दिस इज अगेन कमिंग MMT एप नोवो ग्रुप, फाइन। सो बेसिकली 1 सेकेंड रेंडर करने के लिए आपको आधा घंटा लगेगा क्योंकि आपका जो एक फ्रेम है वो 1 मिनट रेंडर के लिए ले रहा था। तो आप सोचिए कि अगर आपका शॉट है 150 फ्रेम का, राइट, आपका अगर फ्रेम आपका शॉट है वो 150 फ्रेम का है, तो अगर आपने एक एक फ्रेम को रेंडर किया तो आपको 150 मिनट लगेगी, 150 मिनट्स। और 150 मिनट्स को अगर आप घंटों में कन्वर्ट करोगे तो वो रफली अराउंड आपका 2 घंटे से भी ज्यादा होगा। दैट इज अप टू आई थिंक 2.5 आवर्स। अगर आप 150 मिनट्स डिवाइड बाय 60 करोगे तो 2.5 आवर्स आपको सिर्फ 150 फ्रेम्स रेंडर करने को लगेंगे। अभी आप सोचिए कि आपका मूवी है 90 मिनट का, 90 मिनट का मूवी है और 90 मिनट के अंदर लाखों सेकंड्स हैं, लाखों सेकंड्स रेंडर करनी होगी। और लाखों सेकंड्स का मतलब करोड़ों फ्रेम्स, करेक्ट है, करोड़ों फ्रेम्स। अभी आप हर एक फ्रेम को अगर एक एक मिनट में रेंडर में लगाएंगे तो करोड़ों मिनट हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप 15-20 साल तक तो रेंडरिंग ही करते रहोगे। आपका 90 मिनट का मूवी के लिए आप बरसों लगा दोगे रेंडरिंग के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। आजकल सभी को सब कुछ क्विकली चाहिए होता है, सही बात है। तो बेसिकली रेंडरिंग आर्टिस्ट का जॉब ये होता है कि मैं एक सिर्फ सिनारियो खड़ा करता हूँ कि सुबह कोई 10-11 बजे अपना एक लाइटिंग आर्टिस्ट आता है और वो 7:30 बजे तक अपना एक सिंगल फ्रेम बनाता है। ओके, वो अपना एक की लाइट डालेगा, उसको फिल लाइट डालेगा, सनलाइट, स्काईलाइट, ऐसा वैसा करके वो पूरा इंटीरियर के रूम को बनाएगा। और वो जो सिंगल फ्रेम है वो शॉट का नंबर्स होंगे, उसकी जो शॉट का जो एनिमेशन है उसमें कैरेक्टर कोई दरवाजे में से आके चेयर पे बैठ रहा होगा तो उसका 200 फ्रेम में वो चीज हो रही होगी। लेकिन वो जो अपना लाइटिंग आर्टिस्ट है वो सारे फ्रेम को रेंडर नहीं करेगा, वो सिर्फ एक प्रीव्यू फ्रेम बनाएगा। वो क्या करेगा कि अगर वो आके बैठ रहा है उस टाइम पे ऐसा उसका लाइटिंग दिखेगा, तो वो जो सिंगल फ्रेम है उसको वो लाइटिंग और रफ कंपोजिटिंग करके वो अपने लीड को बता देगा बिफोर गोइंग एट हिज हाउस। अपने घर पे जाने से पहले वो एक सिंगल फ्रेम बना के अपने लीड को दे देगा। बाद में लीड बोलेगा या दिस शॉट इज रेडी टू गो, यानी ये चीज जो है अच्छी लग रही है। अभी इसका जो एक फ्रेम आपने बनाया है वही चीज कंटिन्यूएशन में 200 फ्रेम तक दिखनी चाहिए। आपका जो एक फ्रेम है जो कि उसने लिया होगा 3 मिनट, राइट, तो वो 3 मिनट वो सारे के सारे जितने भी फ्रेम्स होंगे वो 200 फ्रेम को उसको रेंडर करना पड़ेगा। तो लाइटिंग आर्टिस्ट क्या कहेगा कि पूरे स्टूडियो के अंदर मान लो 200 कंप्यूटर है, सारे जितने भी अपने स्टूडियो है उसमें 200 जन बैठते हैं। तो लाइटिंग आर्टिस्ट रेंडरिंग आर्टिस्ट आएगा 7:30 बजे, रेंडरिंग आर्टिस्ट का नाइट शिफ्ट होता है। रेंडरिंग आर्टिस्ट क्या करेगा कि लाइटिंग आर्टिस्ट को उसको बोलेगा कि मेरा ये शॉट है और मुझे इसके जो ये सिंगल फ्रेम अप्रूव्ड है तो मुझे इसकी 200 फ्रेम कल सुबह तक चाहिए। तो रेंडरिंग आर्टिस्ट कहेगा ठीक है, आपको ये जो शॉट नंबर है, शॉट नंबर 1, उसका 200 फ्रेम आपको सुबह तक मिल जाएगा। उसके बाद वो जो रेंडरिंग आर्टिस्ट है वो एक लाइटिंग आर्टिस्ट तो घर पे गया, लेकिन साथ में जितने भी वो 150-200 जन है वो सारे घर पे चले जाएंगे तो सबके कंप्यूटर फ्री हो जाएंगे, सभी के जो मशीन्स है वो सारे फ्री हो जाएंगे। तो लाइटिंग आर्टिस्ट को ये करना है कि जैसे एक लाइटिंग आर्टिस्ट ने उसको एक शॉट दिया, वैसे कम से कम 50 या 100 लाइटिंग आर्टिस्ट रहेंगे जो उनको सीन सौंप के चले जाएंगे। बाद में लाइटिंग आर्टिस्ट का जॉब है कि शाम को 7:30 से लेके सुबह 7:30 बजे तक जितने भी मशीन्स फ्री हैं, जितने भी मशीन्स आइडल बैठे हैं, उसके ऊपर वो 200 फ्रेम्स को डिस्ट्रीब्यूट करके सारे फ्रेम्स उसको सुबह तक निकाल के दे दे।
यानी कि होगा ये, मैं आपको एक सीन खड़ा करता हूँ। जैसे अगर आपने एक मशीन पे 100 फ्रेम लगा दी तो आपको 100 मिनट लगेंगे, ठीक है। आपको एक फ्रेम 1 मिनट ले रही है और आपने एक मशीन पे उसको लगा दिया और हर एक मिनट पे एक एक फ्रेम हो रही है, तो 100 मिनट में आपका एक 100 फ्रेम रेंडर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने साइमल्टेनियसली एक मशीन पे लगाया 1 से 10, ओके, आपने एक मशीन पे फ्रेम नंबर 1 to 10 लगाया, फिर बाजू के मशीन पे 11 से 20 लगाया, ठीक है। मशीन नंबर 2 पे 11 से 20 लगाया, मशीन नंबर 3 पे 21 से 30 लगाया, मशीन नंबर 4 पे 31 से 40 तक लगाया। अगर उसने साइमल्टेनियसली 10 मशीन पे 10-10 फ्रेम को डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो पूरा जो शॉट है कितने मिनट में रेंडर होगा? 10 मिनट में रेंडर होगा, करेक्ट। ही इज गुड एट मैथ्स अनलाइक मी। आई एम वेरी बैड एट मैथ्स, लेकिन रेंडरिंग करते करते मुझे थोड़ा मैथ्स अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। तो शुभम एंड देवानंद इज राइट, इंस्टेड ऑफ 100 मिनट्स वो पूरा जो शॉट है वो 10 मिनट में रेंडर हो गया। अभी आप सोचिए कि अगर मैंने 10 मशीन की जगह पे सारे फ्रेम 100 मशीन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी होती, एक एक फ्रेम, अगर मैंने एक एक फ्रेम साइमल्टेनियसली 100 मशीन पे डिस्ट्रीब्यूट की होती तो 1 मिनट लगेगा, समझ गए। तो आपका 100 मिनट का जो ये शॉट था, जो 100 मिनट लग सकते थे, उसको सिर्फ अभी 1 ही मिनट लगा। तो अभी मैं ओवरऑल पिक्चर बताता हूँ कि रेंडरिंग आर्टिस्ट के पास मशीन्स की अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि उनको एक साथ में 500 या 800 मशीन दिए जाते हैं, ठीक है। और उन सब मशीन्स को यूटिलाइज करके उनको वो सारे जितने भी लाइटिंग आर्टिस्ट के शॉट है, जिसको हम लोग शॉट प्रोडक्शन कहते हैं, वो सारे शॉट जब आते हैं तो रेंडरिंग आर्टिस्ट सारे फ्रेम्स को चर्न आउट करके ये सारे मशीन्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके उनको सुबह तक, जब तक कि वो कंपोजिटिंग आर्टिस्ट आता है उसके पहले उनको ये सारे फ्रेम्स उसको रेंडर करके दे देना होता है। ताकि होगा ये कि शाम को जो 7:30 बजे लाइटिंग आर्टिस्ट छोड़ के गया था, ये सारे फ्रेम्स रेंडर हो जाएंगे। सुबह वही फ्रेम्स उठा के कंपोजिटिंग आर्टिस्ट अपने सीन को कंबाइन करेगा, अपने सीन को वो कंपोजिट करके वो फाइनल आउटपुट देना शुरू कर देगा। आप समझ गए प्रोसेस? तो पहले आता है लाइटिंग आर्टिस्ट जो कि एक फ्रेम प्रीव्यू निकालेगा, उस प्रीव्यू फ्रेम को सीक्वेंस के अंदर रेंडरिंग आर्टिस्ट पूरे सारे फ्रेम्स वो निकाल के कंपोजिटिंग आर्टिस्ट को देगा, और बाद में कंपोजिटिंग आर्टिस्ट बैकग्राउंड, कैरेक्टर और बाकी जो सारी पोस्ट इफेक्ट्स होती है जैसे एफएक्स हो गया, पार्टिकल्स हो गए, उनको कंपोजिट करके वो शॉट को फाइनलाइज करके उसको एडिटिंग के लिए दे देता है। तो ये पूरा सीन आपको समझ में आ गया कि लाइटिंग, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग, एडिटिंग, राइट। सो ये सिग्निफिकेंस है। यानी मैं रेंडरिंग डिपार्टमेंट का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 साल रेंडरिंग डिपार्टमेंट में निकाले हैं, ठीक है। और रेंडरिंग में रह के अभी आप सोचिए कि यहाँ पे कोई ये पूरा जो सीन आपने देखा, ये सोच के किसी को यहाँ पे रेंडरिंग डिपार्टमेंट में जाना पसंद होगा? वुड एनी ऑफ यू वुड लाइक टू गो इन रेंडरिंग डिपार्टमेंट? ये जो मैंने आपको जॉब पोर्टफोलियो बताया, यहाँ पे कितने जन रहेंगे रेंडरिंग में जाना चाहेंगे? इज देयर एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन रेंडरिंग डिपार्टमेंट? जॉब अवेलेबल है, मैं अभी कभी प्लेस कर सकता हूँ। ओके, जीशान शेख इज रेडी। ओके ग्रेट। ओके देखिए, बेसिकली रेंडरिंग इज अ वेरी लेबरस जॉब। ये मैं आपको ये एक फैक्ट बता देता हूँ। लेबरस जॉब का मतलब ये कि रेंडरिंग के अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना होता। रेंडरिंग के अंदर आपको जो है क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी। यानी उसके अंदर आपको क्या करना है कि जो लाइटिंग आर्टिस्ट ने जो भी आपको दे दिया उसको आपको सिर्फ रेंडर आउट करके दे देना है। उसके अंदर कौन सी चीज अच्छी दिख रही है, बुरी दिख रही है, ये आपको नहीं देखना। इसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि आप नाइट शिफ्ट में जाओ, या तो दिन में भी जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है नाइट शिफ्ट में ही जाना है। आपको कैलकुलेटिव रहना है, आपको अलर्ट रहना है। यानी आप अगर कोई मशीन फ्री हो गया है उसको ऑक्यूपाइड कैसे रखना है, और आपका जो पूरा लॉग शीट है कि कितना ट्रैकिंग आपने कितने शॉट्स किए और कितना नहीं, फ्रेम्स का कितना रेंडर हुआ कितना नहीं, आपको वो स्टॉक का पूरा जायजा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल बनना पड़ेगा। तो ये है आपका जॉब पोर्टफोलियो। नाउ लेट मी टेल यू, यहाँ पे किसी ने वो 36 चेंबर ऑफ शाओलिन मूवी देखा है?
36 चेंबर ऑफ शाओलिन? नहीं, ओके, नहीं देखा है। किसने देखा है? सुमित, आई थिंक सुमित हैज सीन इट, अनंता हैज सीन इट, ओके, जीशान ने भी देखा है, ठीक है। अभी मैं उसका एक ओवरव्यू बताता हूँ, लेकिन मतलब आप सोचोगे कि मैं ये 36 चेंबर ऑफ शाओलिन कहाँ से आ गया, कुंफू कहाँ से आ गया लाइटिंग के लेक्चर में। एक्चुअली क्या हुआ है कि मुझे रेंडरिंग डिपार्टमेंट में नहीं जाना था, ठीक है, मुझे रेंडरिंग डिपार्टमेंट में नहीं जाना था, मुझे मॉडलिंग में जाना था, क्योंकि मॉडलिंग थोड़ा ग्लैमरस और थोड़ा मतलब हाई प्रोफाइल डिपार्टमेंट है जिसके अंदर क्रिएटिविटी होती है। लेकिन मेरा किसी तरह से मॉडलिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे मजबूरी में मुझे रेंडरिंग में जाना पड़ा। तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि रेंडरिंग डिपार्टमेंट क्या है, मुझे तो सिर्फ फ्रेम्स उठा के ले लेना है और मुझे तो उसको सिर्फ निकाल के कंपोजिटिंग में दे देना है, तो इसमें मजा क्या आएगा। लेकिन 36 चेंबर ऑफ शाओलिन जो मूवी है, इसमें जिन्होंने भी देखा है वो उस चीज को मेरे साथ रिलेट करेगा कि उस बंदे को जब बाम्बू खड़े करने कहते हैं, उसको जब वो पूरा बिल्डिंग है उसके आजू बाजू में स्कैफोल्डिंग बनाना होता है, correct? If I am going right then say yes, and if I am going wrong then you can say no sir करके। उसमें उसको पूरा जब वो पकड़ा जाता है कि वो कुंफू सीखने लायक नहीं है, तो उसको पूरा स्कैफोल्डिंग बनाने बोलते हैं उस आश्रम के आजू बाजू में, कि जिसमें सिर्फ उसको बाम्बू को यहाँ वहां बांध के पूरा का पूरा उसको एक केज जैसा खड़ा करना है। तो उसको सोचता है भाई इसमें तो कोई ग्लैमर नहीं है, मुझे एक मजदूर की तरह लगा दिया काम पे। लेकिन जब वो बना रहा होता है तो उसको पूरे जो आश्रम है उसके अंदर जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग एक अपना जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको वो वहां पे नजर आता रहता है। तो जब भी वो अपना काम कर रहा है तो सबकॉन्शियसली वो सारी नीचे वाली चीजों को रेप्लिकेट कर रहा है, वो सारी चीजों को सीख रहा है साथ ही साथ, वाइल ही इज डूइंग ऑड जॉब, उसके साथ साथ वो नीचे वाले लोगों को भी देख के सीख रहा होता है। तो जब भी वो पूरा स्कैफोल्डिंग खत्म हो जाता है तो बाद में उसको रियलाइज होता है कि उसने अनजाने में ही कुंफू सीख लिया, उसको पता नहीं चला कि उसको कब कुंफू आ गई। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ सीन हुआ था कि रेंडरिंग करते करते अच्छी बात ये हुई कि मुझे जो आईटी एडमिन जो कि टेक्निकल काम करते हैं उनके साथ मेरा वो नेटवर्किंग कनेक्शन, उसका फाइल का एक्सेस, रेंडरिंग, मशीन मेंटेनेंस, वो सब तो मैं सीख ही रहा था। लेकिन नाइट में कभी कभी वो आर्टिस्ट लोग रुकते थे, देयर वर सम आर्टिस्ट हु यूज्ड टू स्टे बैक एट नाइट जस्ट टू फिनिश देयर वर्क, और कैजुअली मॉडलिंग आर्टिस्ट से मिलना होता था, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट से मिलना होता था, कंपोजिटर के साथ लेना देना होता था, लाइटिंग आर्टिस्ट के साथ लेना देना होता था। तो हुआ ये कि अनजाने में ही मैं सभी के पास से थोड़ा थोड़ा नॉलेज गैदर करने लगा। तो मेरा डिपार्टमेंट, यस, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। सो बेसिकली अनजाने में मैंने काफी सारा नॉलेज और काफी सारे डिपार्टमेंट के बारे में मुझे जानकारी मिली, जो कि अगर मैं किसी और डिपार्टमेंट में होता तो मुझे ना मिलती। ओके, सो इस वजह से मैं आज थैंकफुल हूँ कि मैं मजबूरी में तो ज्वाइन हुआ रेंडरिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन मैंने अंदर जाके जो इनिशिएटिव लिए, मैंने 10 जन को मिला, मैंने सबसे बात की, मैंने सीनियर के साथ बैठ के उनका गाइडेंस लिया, तो आज के दिन मुझे थोड़ा बहुत बेटर आइडिया है कि किस तरह से किसी स्टूडियो को चलाया जा सकता है। तो हुआ ये कि ये सब हुआ अनजाने में, मैंने जानबूझ के रेंडरिंग में ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन इवेंचुअली वो अच्छी तरह से मुझे आज हेल्प कर रहा है। और वो आज भी हेल्प कर रहा है क्योंकि लेट मी टेल यू, आई हैव अर्नड 20,000 रुपीज पर नाइट just for providing rendering solutions. And if Praveen sir is here, Praveen sir, आप if would you like to add कि किस तरह से रेंडरिंग हेल्प करती है सर? आई एम ग्लैड दैट प्रवीण सर इज हियर विथ मी। सो मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेबल कलीग है, सो इफ आई may ask him, request him if he can share a few thoughts about rendering. So Praveen sir, if you are there, maybe you can just share your thoughts regarding rendering. Yes, sir. Sir, regarding rendering और lighting ना, जब हम rendering करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का नॉलेज होता है कि कहाँ पर ठीक करना है, कहाँ पर एक की नॉलेज मिल जाती है उस चीज को करने के लिए। और जब हम ड्यूरिंग rendering और लाइटिंग के टाइम में हमें पूरा स्टूडियो को रनिंग करने का आइडिया भी मिल जाता है। और सबसे बढ़िया बात ये होती है कि रेंडरिंग्स में हमें सिस्टम्स में, अब जैसे कोई कुछ लोग लाइटर्स होते हैं, कुछ कंपोजिटर्स होते हैं, तो अगर कोई लूप होल होता है कंपोजिटिंग में या लाइटिंग्स में, तो लाइटर को भी इवन कई टाइम पे पता नहीं लगता है और yes
कंपोजिटर को भी नहीं पता लगता है। तो रेंडर जो होता है उसको पता रहता है कि लूप होल कहाँ से है। राइट राइट, तो करेक्ट, सभी कुछ उसके आपको। यस। सो थैंक यू सो मच सर। सो बेसिकली मैं इस टॉपिक को इसलिए कवर करना चाहता था क्योंकि अभी जो मैं लाइटिंग आपको बताने वाला हूँ माया के अंदर, उसका डायरेक्ट रिलेशन है क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ। इसका मतलब ये कि आपको माया के अंदर बहुत सारे सेटिंग्स दिए जाएंगे, यानी टू इम्प्रोवाइज अ क्वालिटी या इम्प्रोवाइज योर टाइम, यानी आपको टाइम कम करना है या क्वालिटी कम करनी है। आपको पास दोनों को ऐसे एक तराजू में रखना पड़ेगा कि आपको बेस्ट क्वालिटी कम से कम टाइम में निकाल के देनी है। और अगर आपने वो फाइन ट्यूनिंग नहीं किया, अगर आपने कुछ सेटिंग्स को गलत रखा, तो होगा ये कि आपका जो आउटपुट है वो जो चीज 10 मिनट में हो सकती है, वो हो सकता है कि वो 50 मिनट ले ले। ओके। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात ये होती है लाइटिंग आर्टिस्ट के लिए कि लाइटिंग आर्टिस्ट को वेट करना पड़ता है। ठीक है, वेट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप कोई लाइट सेटअप करते हो, जब कोई रिफ्लेक्शन देते हो, जब कोई रिफ्रैक्शन देते हो, तो हर चीज व्यूपोर्ट में नहीं दिखती। आपको तब रेंडर बटन हिट करना होता है जब पूरा का पूरा जो आपका जो किया हुआ जो सेटिंग्स है वो सारे एट्रीब्यूट्स उसमें इंप्लीमेंट होते हैं और उसके अंदर शेडोज विजिबल हो जाएंगे, फिर उसमें रिफ्लेक्शन ऐड हो जाएंगे, उसके अंदर जो भी आपने इंटरप्रेट किया है कि आपका ये ऑब्जेक्ट ऐसा दिखना चाहिए। तो रेंडरिंग जब तक नहीं होगा तब तक वो आपको पता नहीं चलेगा। और आपको वो जो रेंडर होना है वो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही वो अच्छा आ जाए। हो सकता है आपको उसको 10 बार रेक्टिफाई कर करके उसको देखना पड़े। जैसे आप प्ले ब्लास्ट जो एनिमेशन करोगे तो आपको 10 बार ऐसा रिवाइंड फॉरवर्ड करना पड़ता है, लेकिन वो प्रोसेस रियल टाइम होती है कि आपको फटाक से पता चल जाता है कि भाई वो फ्लिप बुक आप करते हो तो उल्टा सीधा करके आपको जल्दी से पता चलता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर वो फ्लिप बुक करने में एक फ्रेम आप पीछे करोगे तो आपको उसको 1 मिनट लगेगी और फिर से फॉरवर्ड करने में 1 मिनट लगेगी, तो आप सोच सकते हैं कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। तो लाइटिंग का यही फंडा है कि आपको कम से कम टाइम के अंदर अच्छे से अच्छा आउटपुट निकाल के देना है जो कि एक ऑडियंस को पसंद आए। अगर ऑडियंस को जिटर्स दिखेंगे यानी नॉइजीनेस, फ्लिकर्स दिखेंगे, फ्लिकर्स का मतलब ऐसे एक थोड़े से धब्बे धब्बे होते हैं, कहीं कहीं पे सीन के अंदर धब्बे धब्बे होते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं, जो ऐसे फ्लिकर करेंगे, वो पसंद नहीं आता। दूसरा, उनको क्वालिटी यानी हर चीज हर ऑब्जेक्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए, उसमें किसी भी टाइप का आर्टिफैक्ट या फिर फजीनेस नहीं होनी चाहिए। अगर वो ब्लरी दिखा, अगर उसमें पिक्सलेट हो गया, तो वो ऑडियंस जो है, कोई भी ऑडियंस हो जाए, जरूरी नहीं है आर्टिस्ट हो, कोई भी ऑडियंस उस चीज को रिजेक्ट कर देगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एचडी क्वालिटी। आजकल तो 4K टीवी आ गए, तो हमारा रेंडरिंग और लाइटिंग आर्टिस्ट का तो और जो है, और ये इश्यू और बढ़ गया है कि हम लोग 1920 1080 निकालने में हमारा दम निकलता था, तो अभी तो 4K रेंडर आ गया है। तो 4K रेंडर कैसे निकालेंगे? बिकॉज जो चीज पहले 10 मिनट ले रही थी फुल एचडी के लिए, अभी वो सीधा 30 मिनट लेगी 4K रेंडर के लिए, क्योंकि उसमें उतना पिक्सेलेट, उसमें जो उतना पिक्सेल्स का जो डिटेल्स है, उसकी जो डेंसिटी है वो उतनी बढ़ जाएगी। तो रेंडरिंग के टाइम और 3 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए, इवोल्यूशन नाम की एक चीज है। इवोल्यूशन का मतलब ये कि आप जो जो आप कंप्यूटर हार्डवेयर जो आप 1990 में यूज कर रहे थे, उससे 100 गुना पावरफुल हार्डवेयर आपके हाथ में भी है और आपके सीपीयू में भी है। आप समझ रहे हैं? यानी कि जितना डिमांड बढ़ेगा, जितना रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, उसके साथ साथ आपका टेक्नोलॉजी का भी इवोल्यूशन होगा। अभी इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। एनवीडिया का RTX का नाम सुना होगा, मैंने शायद वीडियोस भी दिखाए होंगे। एनवीडिया RTX, राइट? यस। तो देखिए, अभी जब पता चला कि भाई गेम्स भी 4K बनने लगी, मूवीज भी 4K बनने लगे, तो ऐसा कोई हार्डवेयर बनाते हैं जो कि इन सारी चीजों को हमें एक्सपीरियंस करने में मदद करे। तो जैसे अनरियल इंजन आ गया जो कि रियल टाइम रेंडरिंग इंजन है। तो अभी जो कन्वेंशनल टेक्निक्स है उसके अंदर पूरा ओवरहॉलिंग हो रहा है, वो पूरी चीजें चेंज हो रही है। तभी ये हो रहा है कि जितना हमें क्रिस्टल क्लियर आउटपुट देखना है, उसी साथ साथ हार्डवेयर में भी टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट बढ़ रहा है। तो आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि सर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम लोग हाथ जोड़ के और हाथ धर के बैठ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लाइफ का रूल है, चेंज इज कांस्टेंट। ठीक है, आपको अपने आप को भी चेंज करना है और आपके आजू बाजू की चीजें भी चेंज होगी। आप या तो उल्टा करो या तो सीधा करो। फॉर एग्जाम्पल, आप या तो खुद चेंज लाओ या तो आप खुद चेंज को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है? तो आपका, लेकिन मजे की बात यह है कि फंडामेंटल्स कांस्टेंट रहते हैं,
सालों से सदियों से जो हमारे ऋषि मुनि बोल के गए, या तो जो भी आप किसी भी रिलीजन में बिलीव करो, बट जो फंडामेंटल्स है, जो जो सिखाई हुई चीजें है, जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाई है, वो कभी चेंज नहीं होती। उसके ऊपर सिर्फ लेयर पे लेयर ऐड होते जाता है। कोई ये नहीं कहेगा कि आइंस्टाइन गलत था, भले वो 1940s में उसने ये जो फॉर्मूला निकाला था। इट इज जस्ट दैट इट इज उसका इवोल्यूशन हो रहा है उस पे, और फर्दर प्रूफ मिल रहा है कि हाँ वो जो कह रहे थे वो सही था। तो फंडामेंटल्स पे ध्यान दोगे तो नई से नई टेक्नोलॉजी आपको जो है रिलेटेबल लगेगी, और आप उसको फर्दर कॉम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, क्योंकि मैं टेक्निकल पे चला जाऊंगा तो हम लोग ये जो फाउंडेशन और ये जो जरूरी चीजें हैं शायद उसको डिस्कस ना कर पाते, राइट। तो इसके अंदर किसी को मैं चाहूंगा कि किसी को अगर कोई डाउट है, अगर किसी को कोई चीज का कहीं पे कुछ चीज रिलेटेबल ना लगी, तो दे आर फ्री टू आस्क। आई विल गिव यू 1 मिनट एंड देन आई विल मूव ऑन टू द टेक्निकल पार्ट, जो कि हमने लास्ट टाइम टाइप्स ऑफ लाइट देखी थी, उसका हम लोग आज माया के अंदर टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है। सो इज देयर एनीबडी who would like to ask me something related to my past experience, और या तो जो भी रेंडरिंग डिपार्टमेंट रिलेटेड है, कंपोजिटिंग के रिलेटेड है। सो एनी स्टूडेंट कैन आस्क, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। यस, लाइटिंग अलग से डिपार्टमेंट है। यस शेखर, लाइटिंग अलग से डिपार्टमेंट होता है, लेकिन आप सोचिए आपको ऑलराउंडर पसंद है या आपको सिर्फ अकेला फास्ट बॉलर पसंद है, राइट। तेंदुलकर कौन है? तेंदुलकर ऑलराउंडर है, दैट्स व्हाई वी लव हिम। तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, वो कैच भी अच्छा पकड़ता है, वो बॉलिंग भी अच्छा करता है, और वो बैटिंग तो धुआंधार करते हैं। यस, हर बार रेंडर करना होगा तो फिर कितना टाइम लगेगा, तो उसको कोई ऑल्टरनेटिव है। हर बार रेंडर करने का मतलब ये है कि एवरी टाइम यू नीड टू ट्वीक द चेंजेस एंड चेक द आउटपुट, राइट। उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आजकल, यस ही इज बैटिंग ऑलराउंडर, करेक्ट। तो तन्मय का जो क्वेश्चन है कि आजकल रियल टाइम रेंडरिंग होती है, प्रोग्रेसिव रेंडरिंग, यानी एनवीडिया का जो ग्राफिक कार्ड है वो लाइटिंग के जो इंटरप्रिटेशन है, उसके जो रे ट्रेसिंग है, उसकी जो लाइटिंग रेज है, उसको इंस्टेंटेनियसली आपको फीडबैक दे देता है। तो अभी उसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं, लेकिन पहले ये होता था कि हम लोग लाइट लगाते थे, सेटअप करते थे, और हम लोग उसको प्रोसेस करने का वेट करते थे। इसका मैं सिंपल आपको एग्जांपल बताता हूँ। पहले के जमाने में आप जब फोटोज क्लिक करते थे, यानी रील होती थी, तो आप रील के साथ क्या करते थे? आप रील को लेके जाते थे फोटो स्टूडियो में, और फोटो स्टूडियो में उसका एक प्रोसेस होता था जिसको वो लोग प्रोसेस करके एल्बम बना के आपको देते थे। ठीक है, तो वो हो गया लॉन्ग कट, वो हो गया आपका थोड़ा लॉन्गर रूट हो गया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आपने जैसे ही मोबाइल फोन पे डिजिटल कैमरे से फोटो लिया तो रेडी टू यूज है, यानी आपको वो फीडबैक फटाक से आ गया, आपको वेट भी नहीं करना पड़ा। तो ये हो गया इंस्टेंट, रियल टाइम। जो भी आपने फोटो लिया सीधा आपके सामने है। उसके अंदर हम जो फोटो क्लिक करते थे समझ में नहीं आता था कि भाई वो फोटो निकलेगा कैसा, किसी का आंखें बंद है, किसी का एक्सप्रेशन गलत है, तो उस टाइम पे प्रोसेसिंग वेट करना पड़ता था। अभी रियल टाइम हो गया है। तो हम, मैं और प्रवीण सर जो थोड़े 10-15 या तो 15-20 साल से इसमें इन्वॉल्व है, हमें पता है कि पहले रेंडरिंग के टाइम पे लाइटिंग डालने के बाद वेट करना पड़ता था, जितने भी मिनट लगे। अगर ज्यादा लाइट है, ज्यादा शेडोज है, तो ज्यादा वेट करेंगे। ठीक है, तो पहले प्रोसेसिंग टाइम लेता था। लेकिन आजकल के जो ग्राफिक कार्ड्स और प्रोसेसिंग पावर है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी आपको रियल टाइम रेंडरिंग दे सकते हैं, लेकिन वो एक कंडीशन के साथ है जो कि हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन मेरा मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं आपको डिफिकल्ट तरीका दिखाऊंगा। मैं आपको जो हेडेक वाला तरीका है, आपको जो फ्रस्ट्रेशन लाने वाला तरीका है, वो पहले दिखाऊंगा, ताकि कल जाके कोई भी सिचुएशन खड़ी हो जाए कि आपको डिफिकल्ट तरीका यूज करना पड़े, तो आप उसके लिए रेडी हो। यस सर, यूनिटी और अनरियल सेम फंक्शन करता है। यूनिटी एंड अनरियल इज आई वुड से कि देखिए, यूनिटी अगर स्विफ्ट है तो अनरियल है वो आपकी ऑडी है। मैं इतना ही इस तरह से ही बताऊंगा। ओके, यूनिटी इज स्विफ्ट, जो आपको पॉइंट ए टू बी लेके जाएगी। ओके, वो आपको एप्लीकेशन बनाने में, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी करने में मदद करेगी, लेकिन उसका लुक एंड फील है वो थोड़ा अलग है। अनरियल है, वो भी सेम चीज करता है, उसमें से भी गेम्स बनती है, उसमें से भी एप्लीकेशन बनता है, लेकिन अनरियल के अंदर फीचर्स अच्छे हैं, यानी वो आपको टुवर्ड्स रियलिज्म लेके जाएगा।
और यूनिटी है वो आपको जो कह सकते हैं कि काम चलाओ टाइप का आउटपुट। यस, अनरियल फास्ट भी है, एग्जैक्टली। सो whoever is using Unreal, even I need to use it। तो और इवन प्रवीण सर तो यहाँ पे यस रेंडरिंग और लाइटिंग अलग है क्या? नहीं, मतलब जैसे मैंने कहा कि मैं ऑलराउंडर के सब्जेक्ट पे आपको कहूंगा कि अगर लाइटिंग आर्टिस्ट को रेंडरिंग और कंपोजिटिंग का नॉलेज है तो वो उसके लिए एडवांटेज है। आप समझ रहे हैं? अगर लाइटिंग आर्टिस्ट को पता है कि मुझे किस तरह से रेंडर टाइम कम करना है और किस तरह से अलग अलग चीजों को मैं ज्वाइन करके पूरा एक सीन फास्ट से फास्ट अच्छे से अच्छे तरीके से निकाल सकता हूं, तो लाइटिंग आर्टिस्ट को रेंडरिंग और कंपोजिटिंग होना एडवांटेज है। ओके, पहले से है, बस आपको प्लेस करके डिजाइन करना होता है, सुपर इजी। यस कृष्णा, मैं आपको थोड़ा इसमें रेक्टिफाई करने का यानी आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग टू यू कि दुनिया में कोई भी अच्छी चीज इजी नहीं होती। इन अ वे, आई मीन दिस इज अ फैक्ट एंड दिस इज अ सैड फैक्ट और बहुत ही हार्ड फैक्ट है। यानी कि आप कर सकते हो, आपने प्लेस करके रख दी, आप सोचिए कि आपके जैसे लाखों लोग होंगे, अगर आपके जैसा ही काम करेंगे तो फिर आपका वैल्यू कैसे बढ़ेगा? ओके, अभी मैं आपको थोड़ा साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल वे से बताता हूँ। मुझे अब बताइए, रिक्शा वाले का वैल्यू ज्यादा है या फाइटर प्लेन पायलट का वैल्यू ज्यादा है? वैल्यू किसका ज्यादा है? यस, हुज वैल्यू इज मोर? फाइटर प्लेन पायलट का। उसका रीजन क्या है? यस सर। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि सर में काफी सारे कंट्रोल्स को हैंडल करना होता है। यस, यानी बेसिकली रीजन ये है कि उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही कड़ी है, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। यानी कल को कोई भी बंदा रिक्शा चलाना चाहे तो वो 2 दिन में सीख सकता है, लेकिन फाइटर प्लेन चलाने के लिए सालों की मेहनत लगती है। यस, वो सब कोई नहीं कर सकता। तो ये चीज आप सोचिए कि अनरियल अच्छा चीज है, लेकिन अनरियल के अंदर भी लेवल्स होते हैं कि कोई इंसान अनरियल का बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे निकालता है। आप समझे? तो अनरियल यूज करके आपको वो चीज करनी होती है जो बाकी सारे अनरियल आर्टिस्ट नहीं कर सकते, तब जाके आपकी वैल्यू बढ़ेगी। उसमें भले ही आपको सुपर हाइपर रियलिस्टिक चीजें दी है, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। आपको उसके अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके इंडस्ट्री आपका वैल्यू करेगी। okay, so always keep in mind that if you know the fundamentals, then only unreal will make sense। अगर आपने बिना फंडामेंटल्स एक दो बार हाथ मार लिए और इधर उधर आपने जो कुछ एसेट जमा करके आपने दिखा दिया, सैडली कल को कोई दूसरा बंदा सेम चीज या उससे भी थोड़ा बेटर करके आपका जॉब आपके हाथ से ले लेगा, तब आप क्या करोगे? तो आपका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप फाउंडेशन पे ध्यान दो, अनरियल भी सीखो, माया भी सीखो, यूनिटी भी सीखो, और उसके अंदर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाओ जो कि आपके नोन सर्कल में या अननोन सर्कल में कोई और ना कर सकता हो, तभी जाके आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है? तो आपके अंदर कुछ यूनिक जब तक नहीं होता तब तक आपको कोई भाव नहीं देगा। दिस इज अ सैड फैक्ट। इंडस्ट्री में आपको बहुत ही कम आपको वैल्यू मिलेगी। सो डू नॉट गो फॉर द इजी, गो फॉर द जुगाड़। आप जुगाड़ कर सकते हो, जुगाड़ की कोई ना नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ करो जो बाकी लोग नहीं कर सकते। एंड ईच वन ऑफ यू हैज अ पोटेंशियल टू डू द बेस्ट एंड डू समथिंग एल्स देन द अदर। आपके सभी के पास वो पोटेंशियल है, मैं जानता हूँ। ओके, और मैं एज अ फैकल्टी आपको ये गारंटी देना चाहता हूँ कि आपकी मैं 100 मिस्टेक्स या तो 100 आपकी नादानियों को मैं इग्नोर कर सकता हूँ। आई विल इग्नोर एंड आई विल, मैं नजरअंदाज कर लूंगा आपकी कोई गलतियां आए तो छोटी मोटी मिस्टेक्स है, लेकिन आपकी जो अच्छी चीजें हैं वो मेरी नजर से कभी भी वो जाएगी नहीं। मैं ऑलवेज उसको अप्रिशिएट करूंगा और ऑलवेज उसको कहीं पे आगे बढ़ा के दिखाऊंगा। तो आपकी एक भी अच्छी चीज मेरे नजर से दूर नहीं जाएगी। जैसे सौरभ सौरभ ने अभी जो किया, सौरभ कुमार वर्मा ने, कि यस डेवलप योर ओन स्टाइल 100%, दैट इज अ की। तो जैसे सौरभ ने अभी जो अच्छा काम किया जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो मैं उसको एक पॉइंट पे आगे लेके जाऊंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वो जब तक कि पूरा का पूरा खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि सर अभी मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, तब तक वो मेरी नजर में रहेगा क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बुरा काम कर रहा है या तो कह सकते हैं कि नादा नहीं, या तो फिर कोई ऐसी अपनी मनमानी कर रहा है, तो मैं उसको छोड़ दूंगा। आई जस्ट लीव हिम सेइंग के वो आपकी मर्जी है, आपको अगर करना है तो करो, वरना
इट्स योर चॉइस, राइट। हमको जो असाइनमेंट दिया था उसका करेक्शन मिलेगा, यस मिलेगा। मैं गो थ्रू करूंगा कुछ चीजों को। बेसिकली क्या है कि बहुत सारे डिविजन है और लेक्चर्स हैं, तो अगर मैं कर पाऊंगा तो करूंगा, बट आई विल नॉट बी एबल टू गारंटी यू कि इफ आई यस पर्सनली अगर कोई मुझे स्टूडेंट पूछे व्हाट्सएप पे, मैं उसको पर्सनली मैं उसको गाइडेंस दूंगा। लेकिन डिफिकल्ट होगा कि सारे 60-80 स्टूडेंट को हर एक को रिव्यू देना, दैट विल बी अ बिट ऑफ वेरी लार्ज टास्क फॉर मी, जो कि फिलहाल पॉसिबल नहीं है, राइट ये ऑनलाइन करके। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको पर्सनली आपको बता दूंगा कि आपने सही किया है गलत किया है, ठीक है। यस परफेक्ट। सो नाउ मूविंग ऑन, यस यस इमेजेस हम लोग ने जो पार्ट बाय इंटीरियर एंड एक्सटीरियर यस 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 इसमें सर एरिया लाइट और एम्बिएंट लाइट में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। यस नो प्रॉब्लम, आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड है। और प्राजक्ता का भी यही एक क्वेश्चन था कि एम्बिएंट लाइट सीखना था, तो मैं आज वो श्री गणेश कर ही लेता हूँ, यानी मैं अच्छे नोट पे आज शुरू कर ही लेता हूँ कि मैं आपको वो सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। सो आज वो हम कवर करेंगे। यस सो यस सो परफेक्ट। सो नाउ मेरे ख्याल से हम लोग शुरुआत करेंगे बाय यूजिंग माया सॉफ्टवेयर। अभी मैं ये कहूंगा कि काफी लोगों ने यहाँ पे माया को गो थ्रू किया होगा, या तो कह सकते हैं कि थोड़ा यूजर इंटरफेस देखा होगा। पहली बार में थोड़ा आपको वो ट्रिकी लगेगा, राइट। डायरेक्शन लाइट और एरिया लाइट में कंफ्यूजन था, नो इश्यूज नो इश्यूज, सारा कुछ हो जाएगा। आज के दिन मैं आपको सारा कुछ 100% समझा दूंगा। बाद में आपको लाइफ टाइम तक है ना, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे आपको वो तकलीफ नहीं रहेगी, चाहे आप यूनिटी यूज करो, आप अनरियल यूज करो, आप 3D मैक्स यूज करो, आपको कभी भी इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा, माया सॉफ्टवेयर बाय इटसेल्फ इज ए ट्रिकी सॉफ्टवेयर। ट्रिकी यानी कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि गो थ्रू होने के लिए आपको थोड़ा 1-2 हफ्ता लगेगा। यू मे फॉरगेट द शॉर्टकट्स, यू मे फॉरगेट द विंडो का जो ये है उसका जो इंटरफेस है कहाँ चला गया कैसे हो गया, बट द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एबल टू ग्रास्प इट, ठीक है। सो प्रैक्टिस इज द की, और प्रैक्टिस उसकी करो जो आपको पसंद है। यानी कि अगर आपको गाड़ी पसंद है तो गाड़ी बनाओ, आपको स्कूटर पसंद है स्कूटर बनाओ, अगर आपको कैरेक्टर पसंद है कैरेक्टर बनाओ। एंड वाइल डूइंग दैट आपको थोड़ा याद रखने में इजी हो जाएगा। अगर आप थियरिटिकली करोगे और एकदम से एकदम वो बोलते हैं ना किताबी, आपको किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, आपको मन से पढ़ना है। तो आपको जो पसंद है वो 3D में सारा कुछ हो सकता है, तो आप अगर उसको मन लगा के पढ़ोगे तो आपको वो यूजर इंटरफेस को समझना सेंस बनेगा, वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं आपको लेके पहले तो सौरभ कुमार वर्मा का कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ कि these are the images that he has sent me which are quite accurate। कुछ है उसमें कुछ सही है, कुछ है उसमें कुछ इश्यू है। so all of you can see my screen, right? all of you can see my screen? Yes sir. okay yes so yeah so देखिए अभी तक है ना, मैंने एक चीज अभी तक आपको सिखाई नहीं है, अभी तक मैंने आपको एक चीज बताई नहीं है विच इज द शेडिंग। ओके शेडिंग, अभी कोई मुझे बता पाएगा व्हाट इज शेडिंग? शेडिंग क्या होता है? शेडिंग, ये शेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यानी भले मैंने आपको बताई नहीं। शेडिंग तो शेडिंग में 3 पार्ट्स आते हैं, मतलब हाइलाइट्स, मिड टोन और शेडिंग। परफेक्ट 100%। तो लाइट के वजह 100%। सो बेसिकली शेडिंग ये होती है कि जो लाइट जब मटेरियल किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो जिस तरह का मटेरियल के उसका जो रिएक्शन आता है, जो सरफेस जिस तरह से लाइट को रिसीव करके जिस तरह से रिएक्ट करेगी उसको कहते हैं शेडिंग। यानी मैं सिंपल टर्म्स में बताता हूँ, नॉट इन अ साइंटिफिक वे। तो शेडिंग डिफर कैसे करेगी कि अगर वो ग्लास पे गिरेगी, अगर लाइट आपकी ग्लास पे गिरेगी तो कुछ और होगा, अगर वो मेटल पे गिरेगी तो कुछ और होगा, अगर वो प्लास्टिक पे गिरेगी तो कुछ और होगा। तो बेसिकली जो सरफेस का मटेरियल है या सरफेस का जो रिएक्शन है आफ्टर रिसीविंग द लाइट एंड हाउ डज इट रिफ्लेक्ट बैक, वो एनवायरमेंट के अंदर किस तरह से अपीयर होता है, उसको हम लोग कहेंगे शेडिंग, ठीक है। ये 3D का टर्म है, नॉट ओवरऑल टर्म। लेकिन व्हाट सागर हैज सेड इज 100% राइट कि 3 टोन्स होते हैं, जैसे हाईलाइट हो गया, मिड टोन हो गया और शेडो हो गया। तो हर चीज का अपना एक खुद का रिएक्शन होता है जो उसको वो चीज बनाता है। यानी किसी चीज को ग्लॉसी बनाता है, किसी चीज को वो मैट रिफ्लेक्शन बनाता है, किसी चीज को ट्रांसपेरेंट बनाता है। तो ये सब हम लोग शेडिंग में कवर करेंगे। करंटली हमने सिर्फ लाइटिंग देखी है,
लेकिन लाइटिंग के बाद पार्ट आता है शेडिंग का, जो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये सौरभ ने येलो लाइट लिखी है, येलो लाइट इज करेक्ट, लेकिन येलो लाइट आ गई, लेकिन ये जो पानी के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन आया, पानी के ऊपर इस सनलाइट का ये जो रिफ्लेक्शन है वो अभी तक हमने कवर नहीं किया है, जो कि हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है कवर करेंगे। सो इट इज येट टू कम। सो वट एवर इज रिटन इज करेक्ट। लाइटिंग तो आ ही रही है, लेकिन पानी के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, एंड दैट वी नीड टू स्टिल लर्न। तो अभी अगर आपको कवर ये चीज कंफ्यूजिंग लग रही है, दैट इज ओके, दैट इज नॉट एट ऑल एन इश्यू। देन व्हाइट लाइट इज 100% करेक्ट, गोल्डन लाइट स्कैटरिंग हुआ वो भी सही है, सैंड कलर स्कैटरिंग यानी नीचे से जो उसका एम्बियंस क्रिएट हो रहा है, यानी येलो का जो बाउंसेस हो रहे हैं वो भी सही है। ब्लू लाइट भी स्काई में स्कैटर हुई, इवन दैट इज राइट। इसमें एक चीज है वो मैं चाहूंगा कि आप नोटिस करें, आपको ये जो रेज दिख रहे हैं, ओके, ये जो गोल्डन रेज दिख रहे हैं, कोई मुझे इसका नाम बता पाएगा, एज इन जस्ट अ वेग आइडिया। ये जो डायरेक्शनल लाइट सही है, लेकिन ये जो आपको ये स्ट्रीक्स दिख रही है, ऐसी स्ट्रीक्स कहीं पे दिखती है, और ऐसी ये जो ऐसा ये ऐसा लाइंस दिख रही है लाइट्स की, फॉरेस्ट, एग्जैक्टली फॉरेस्ट। अभी मैं इसका रीजन भी आप खुद ही बताओगे कि फॉरेस्ट में क्यों दिखता है और हमें किसी इंटीरियर में क्यों दिखता है, लेकिन बाकी जगह पे क्यों नहीं दिखता। ऑब्जेक्ट की वजह से, बिकॉज़ ऑब्जेक्ट मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो गैप होता है उसमें से लाइट ट्रैवल करता है, तो वो एज अ रे हमको दिखाई देती है। ठीक है, अभी इसका और फर्दर थोड़ा मैं एलाबोरेट करूंगा कि ये जो रेज होते हैं इसको हम लोग 3D स्पेस में, या तो कह सकते हैं 3D इंडस्ट्री में, इसको हम लोग गॉड रेज कहते हैं। ओके, गॉड रेज, भगवान के दिए हुए आशीर्वाद, लिटरली, क्योंकि इस टाइप के रेज आपको किसी तरह से इमोशनल सीन्स के अंदर ज्यादा दिखते हैं, और ये रेज वहां पे दिखेंगे जहां पे पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, क्लाउडी पार्टिकल्स हो गए, स्कैटरिंग, यस, रूम विद सनलाइट फ्रॉम विंडो। और ऐसे रेज कहाँ पे दिखेंगे जहाँ पे जो जो धूल धूल मिट्टी वाला जो एनवायरमेंट होता है, पुराना घर होगा उसमें इस टाइप के रेज ज्यादा दिख सकते हैं, नया घर होगा जहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स कम होंगे वहां पे इस टाइप के रेज नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहां पे सैंड पार्टिकल्स नहीं है। तो जितना ये रेज अंदर आने के बाद उस पार्टिकल्स के साथ हिट करेंगे और उस पार्टिकल्स को कैच करेंगे, उतना ये आपको गॉड रेज ज्यादा दिखेंगे। इसलिए फॉरेस्ट में मिट्टी ज्यादा होती है, तो पेड़ के थ्रू आके, पेड़ के थ्रू जब वो आते हैं तो डस्टी पार्टिकल्स की वजह से आपको वो गॉड रेज ज्यादा दिखते हैं। लेकिन अगर आप रोड पे चलोगे पेड़ के नीचे तो इस टाइप के आपको गॉड रेज नहीं दिखेंगे। तो आपको ये एक आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दैट व्हेनेवर देयर इज अ dusty particle, yes, correct, so if that room is having some dust particles, तब जाके आपको ये वॉल्यूम लाइट, इसको हम वॉल्यूम लाइट भी कहते हैं, यानी इस लाइट के अंदर वॉल्यूम है, तो इस टाइप का रेस आपका बढ़ जाता है। दूसरा, आप जब प्रोजेक्टर चालू करते हो तो प्रोजेक्टर के चालू करने पे भी आपको ऐसा कुछ, ऐसा एक कोन शेप का दिखेगा, तो उसके अंदर भी वॉल्यूम लाइट है। तो मैं कहूंगा जो प्रोजेक्टर की लाइट है वो वॉल्यूम लाइट हो गई, और जो स्काई में से लाइट आ रही है, जो सन में से, जो क्लाउड्स के थ्रू आ रही है, उसको हम लोग कहेंगे गॉड रेज, ठीक है, बिकॉज दे अपीयर लाइक कि हमारे ऊपर कोई तो ऐसा भगवान का आशीर्वाद आ गया है। समझ गए? गॉड रेज एंड वॉल्यूम लाइट। वॉल्यूम लाइट कहाँ पे दिखेगी कि हम लोग प्रोजेक्टर के थ्रू निकालेंगे, टॉर्च के थ्रू अगर आ रही है। वॉल्यूम लाइट एक्सप्लेन नहीं हुआ। यस, वॉल्यूम लाइट यानी जिस लाइट के अंदर आपको वॉल्यूम दिखता है। मैं उसका आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। स्टेज की जो लाइट्स है, आपको स्टेज के ऊपर जो लाइट्स होती है उसके अंदर कैसा आपको ऐसा कोन शेप दिखता है, राइट? अगर आप टॉर्च लगाओगे तो टॉर्च के अंदर भी आपको ऐसा कोन शेप दिखता है। फिर अगर आपका कोई प्रोजेक्टर हो गया, यस सर, लेकिन तो स्पॉटलाइट हो गया ना टॉर्च। यस, लेकिन देखिए अभी आपको दो चीज बताता हूँ। स्पॉटलाइट हो गया, दैट इज विदाउट वॉल्यूम लाइट। स्पॉटलाइट का जो शेप है, कभी कभी आपको वॉल्यूम दिखता भी नहीं उसमें, यानी कि अगर कोई गाड़ी, यस टेल मी, कौन शेप सर? हाँ यानी, हाँ तो स्पॉटलाइट कौन शेप है, लेकिन अगर आप उसमें वॉल्यूम नहीं डालोगे तो होगा ये, आपको सिर्फ दो जगह पे लाइट दिखेगी। एक होगा आपका सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यानी टॉर्च का जो स्टार्टिंग है, और आपको जो दीवार के ऊपर उसका जो राउंड शेप है, कौन शेप है, वो दिखेगा। लेकिन बीच में वॉल्यूम वो एक एडिशनल चीज है, उसको आप जरूरत के हिसाब से डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते। आप समझ गए? स्पॉटलाइट है वो अपने
कोन के शेप में लाइट एमिट करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है हर एक स्पॉटलाइट के अंदर वॉल्यूम लाइट हो, ठीक है, आपको जरूरी नहीं है। यस, एग्जाम्पल का मतलब कि अगर क्लियर एनवायरनमेंट है तो टॉर्च के थ्रू आपको जो लाइट निकल रही है उसमें से हर बार आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा, अनलेस इट्स अ सैंडी या डस्टी एनवायरनमेंट, ठीक है। देयर आर सम या समटाइम्स आप स्टेज पे देख लो, स्टेज पे जो डायरेक्ट लाइट आती है कभी वो कैरेक्टर के ऊपर जो गिर रही है, जरूरी नहीं है उसके अंदर हम लोग को डस्टी पार्टिकल दिखे, लेकिन अगर वो स्टेज धुआं वाला है, अगर उस स्टेज के ऊपर कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, तब जाके वो जो डायरेक्ट लाइट है, जो स्पॉटलाइट है, उसके अंदर आपको थोड़ा वॉल्यूम दिखेगा, बिकॉज वहां पे थोड़ा धुआं क्रिएट कर लिया, तो धुएं के आने से वो लाइट के अंदर थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अगर धुआं नहीं था तो वो क्लियर एनवायरनमेंट था, उसके अंदर आपको सोर्स नहीं दिख रहा था, उसके अंदर वो आपको धुंधलापन नहीं दिख रहा था लाइट के अंदर, लेकिन जैसे ही वहां पे डस्ट पार्टिकल्स उड़ने शुरू हो गए तब जाके वॉल्यूम आ गया, ठीक है। सो इट्स एन ऑप्शन कि आपको वॉल्यूम डालना है या नहीं डालना है। अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखेंगे, उसमें देखेंगे किसी काफी लाइट्स में वो नहीं भी दिखता, कार हेडलाइट व्हेन सीन फ्रॉम आउटसाइड, एग्जैक्टली। सो कार हेडलाइट में कभी कभी हम लोग को वॉल्यूम नहीं दिखता, लेकिन जब जब रेन आता रहता है, जब बारिश आती रहती है, तब हमें उसका ऐसे कोनिकल शेप दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स उन सब लाइट्स को पकड़ रहे हैं। टॉर्च ऑल्सो, यस, 100%। तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि आपको ऑप्शन है कि आप स्पॉटलाइट तो बना दो, उसके अंदर वॉल्यूम डालना है कि नहीं वो आपके ऊपर है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि जहाँ पे स्पॉटलाइट चालू हो जाए वहां के अंदर आपको वॉल्यूम दिखना शुरू हो जाए, इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज एवरी एनवायरमेंट इज नॉट डस्टी, every environment cannot be dusty, some environment can be simple also। for example, अगर मान लो मैंने स्टूडियो के अंदर किसी कैरेक्टर को रख दिया और मुझे चाहिए कि उसके ऊपर स्पॉटलाइट का थोड़ा एक कोन शेप बन जाए, अभी मुझे वॉल्यूम चाहिए ही नहीं, स्टूडियो के अंदर तो पूरा क्लियर एनवायरनमेंट है, तो फिर स्पॉटलाइट के अंदर से वॉल्यूम निकाल ही नहीं पाऊंगा, तो तकलीफ हो जाएगी कि मैं तो कहूंगा भाई मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए फिर भी क्यों डाल रहे हो। तो माया ने ऑप्शन क्या दिया है कि आपको स्पॉटलाइट बना दो, उसके बाद अगर वो सैंडी एनवायरनमेंट है तो वॉल्यूम लाइट ऑन कर दो, अगर सैंडी एनवायरनमेंट नहीं है तो उसको वैसे ही रखो एज इट इज। सो इट्स एन ऑन एंड ऑफ थिंग, नेसेसरी वहां पे यूज करो, जहां पे नेसेसरी है वहां पे, नॉट नेसेसरी वहां पे यूज मत करो। लेट मी आस्क यू, बाहुबली मूवी में आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, बाहुबली सेकंड में, तो जब फाइनली वो विलन को हरा लेता है, सो कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट हैपेंस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कुछ होता है, सनलाइट, एग्जैक्टली। अभी सनलाइट का इंडिकेशन क्या था, व्हाट वाज द इंडिकेशन ऑफ सनलाइट ऑन पैलेस, राइट। आपको जब दिखाना है ना कि जब ये विक्ट्री, एग्जैक्टली, तो जब सनलाइट जब नीचे आ रही है, विन, विक्ट्री, सनलाइट आई, लेकिन सनलाइट का सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या था कि वो वॉल्यूम रेज, आपके जो वॉल्यूम रेज है वो उसके ऊपर, पैलेस के ऊपर गिरने शुरू हो गए। तो ये जो वॉल्यूम लाइट थी वो एक इंडिकेशन था कि आपकी जीत हो गई। अभी जो है, अभी ये पूरे जो स्वराज है या तो रामराज है, वहां पे जो अच्छा अभी रूल आएगा, उसका ये इंडिकेशन है कि सनलाइट आ गई, इसका मतलब कि वहां पे उसको आशीर्वाद मिल गया कि अभी से जो भी होगा अच्छा होगा। तो वो जो गॉड रेज थे वो उसके अंदर इंडिकेशन था, वो एक सिंबल था कि अभी सारी चीजें अच्छी होनी है, न्यू बिगिनिंग, 100%। सो दिस इज द वे, आप समझ रहे हो, ये छोटे मोटे एलिमेंट्स होते हैं जो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। मैंने एक फार्मास्यूटिकल या तो कह सकते हैं कि ई लर्निंग के लिए काम किया था कि जो सनलाइट है ये डिप्रेशन हटाने के लिए या तो डिप्रेशन मिटाने के लिए बहुत जरूरी है। तो उसके अंदर भी यही दिखाना था कि देयर वाज वन लेडी सिटिंग इन अ रूम व्हिच इज वेरी डार्क एंड सडनली ऐसे उसके ऊपर गॉड रेज आते हैं, विंडो के बाहर से सनलाइट आती है और वो थोड़ी हैप्पी हो जाती है। ओके, तो गॉड रेज जो है वो इंडिकेशन है कि सनलाइट किसी के ऊपर आ रही है। और सनराइज, ये वॉल्यूम और गॉड रेज कब आएंगे, जब आपका एनवायरमेंट थोड़ा बहुत मिट्टी वाला हो, उसके अंदर थोड़ी धूल मिट्टी उड़ रही है, तभी जाके आपको इस टाइप के गॉड रेज दिखेंगे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी अ मूवी एंड व्हेनेवर सच सिचुएशन अराइजेस, सो मेक श्योर कि आप उसको नोटिस करो कि कौन से सिचुएशन में ये गॉड रेज दिखने शुरू हो गए, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग आई एम गिविंग यू एज एन एक्सरसाइज कि अगर आप कोई अच्छा मूवी देखे, हैप्पी मूवी या समथिंग, जस्ट फिगर आउट कि उसके अंदर ये गॉड रेज का किस तरह पे यूज किया गया है, ठीक है। सो आप सोचिए कि एक छोटी सी चीज में कितना ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो सकता है, गॉड रेज, ठीक है। तो ये हम अभी से, अगर आप कोई सीन ऐसे देखोगे
तो आपको इन सबको बताना है गॉड रेज, ठीक है, GOD रेज। मैं उसको लिख लेता हूं यहाँ पे, ओके, गॉड रेज, यस, ग्रेट। उसके बाद लाइट ब्लू, क्रिस्टल व्हाइट कलर एंड लाइट ऑरेंज कलर लाइट, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। सौरभ ने ये जो ऑब्जर्वेशन किया बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जनरली अगर किसी लेमैन को पूछेंगे तो वो इसको व्हाइट ही कहेंगे, वो इसको कहेंगे कि ये तो पूरा बैकग्राउंड व्हाइट है, लेकिन बिकॉज सौरभ वाज एबल टू फिगर आउट कि जो फिल लाइट है वो लाइट ब्लू कलर की है और की लाइट है वो ऑरेंज कलर की है, तो इसके अंदर जो वार्म एंड कूल का कॉम्बिनेशन हो रहा है उस वजह से हमें ये सीन एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है। इट इज लुकिंग वेरी नाइस। इसके अंदर वैसे कुछ नहीं है, लेकिन स्टूडियो लाइट की वजह से ये पूरा जो सीन है आपको अच्छा दिख रहा है, या तो कह सकते हैं कि इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, इट इज लुकिंग वेरी व्हाट यू से, एक प्लीजिंग लग रहा है, राइट। इसमें एस्थेटिक सेंस ज्यादा है। और देखिए इसका जो की लाइट है जो कि ऑरेंज है, उसके यहाँ पे शेडोज, यहाँ पे देखिए शेडोज इसके प्रोमिनेंट लग रहे हैं, यानी कि एक जो लाइट है वो ज्यादा शार्प शेडो गिरा रही है और दूसरी जो ब्लू लाइट है वो काफी सॉफ्ट शेडो गिरा रही है। इसका मतलब ये कि जो लेफ्ट से जो लाइट आ रही है उसके शेडोज ज्यादा ही सॉफ्ट है, जिसका कोई टाइप का आपको सोर्स पता नहीं चलेगा, जो कि ब्लू लाइट से आ रहा है। लेकिन ऑरेंज लाइट से जो आपको शेडोज मिल रहे हैं वो थोड़े से प्रोमिनेंट है, तो इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डायरेक्शनलिटी मिल गया। ये जो ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा एक कॉन्ट्रास्ट मिल गया कि जो वार्म लाइट है वो थोड़ी स्ट्रांग है और ब्लू लाइट है वो डिफ्यूज्ड है। तो अगर आप इसको रिलेट करेंगे, जब पिछली बार हमने किया था कि वार्म लाइट होती है वो सनलाइट होती है और ब्लू लाइट होती है वो स्काई लाइट होती है, तो उसका भी हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दिखा, तो हमें ये सीन अच्छा दिखना शुरू हो गया, ठीक है। सो दिस इज वाई वी लाइक दिस सीन। सनलाइट, इसके लिए सौरभ को एक डाउट था जो कि मैं बाद में क्लियर कर लूंगा। देन ही हैज मेड अनदर इमेज, पॉइंट लाइट, स्पॉटलाइट, ग्लॉसी शाइन फिनिश, ओके, ग्लॉसी शाइन फिनिश इज राइट, लेकिन ऊपर की जो लाइट्स है दे आर एक्चुअली स्पॉटलाइट ओनली, ठीक है। सो मैं इसको रेक्टिफाई करना चाहूंगा, ऊपर भी स्पॉटलाइट है और नीचे भी स्पॉटलाइट ही है। जो चीज ऊपर होगी वो यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्ट होगी, तो ऊपर भी आपको स्पॉटलाइट ही लिखना है और नीचे भी स्पॉटलाइट ही लिखना है, क्योंकि आपकी जो लाइट है वो सीलिंग के ऊपर नहीं जा रही है, ओके, वो सीलिंग को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा रही है, वो सीलिंग तक ही रुक रही है। इसका जो भी डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ ही है, उसका कोई ऊपर की तरफ वो नहीं जा रहा है, इस वजह से इसको मैं कहूंगा स्पॉटलाइट। और देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मिल गया। नाउ आई विश टू एड्रेस सागर के देखिए, इवन व्हेन वी हैव अ स्पॉटलाइट, ये स्पॉटलाइट्स है, इसके अंदर वॉल्यूम नहीं है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भले यह स्पॉटलाइट है, इसके अंदर वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट पूरा नीट एंड क्लीन है। एयरपोर्ट इज सो नीट एंड क्लीन कि इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, और डस्ट पार्टिकल्स नहीं है इस वजह से हमें ये कोनिकल शेप नहीं दिख रहा है। ये जो नीचे है, राइट, तो ये वॉल्यूम नहीं है, तो इसके अंदर अभी आप सोचिए, मैं आपको एक एज अ इंटरव्यू के हिसाब से पूछता हूँ कि मान लो कि इसी एयरपोर्ट को आपको ज़ॉम्बी, इसके अंदर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर लिया और ये पूरी जो चीजें तहस नहस हो गई, और ये जो एयरपोर्ट है पूरा एकदम कबाड़ा हो गया, इसके अंदर बहुत सारी धूल मिट्टी जम गई, और फिर भी ये स्पॉटलाइट्स ऑन है, तो अभी आप सोच सकते हो कि स्पॉटलाइट के अंदर वो वॉल्यूम आपको दिखना शुरू हो जाएगा। देखिएगा ना, क्योंकि सर सब तहस-नहस हो गया तो डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये मेरा आपको कहना था कि जब भी कोई एनवायरनमेंट पुराना हो जाता है, जब कोई डस्टी एनवायरनमेंट होता है, तब जाके वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन जब कोई एनवायरनमेंट क्लीन है तो हो सकता है कि आपकी जो लाइट है उसके अंदर से आपको वो वॉल्यूम ना दिखे, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड जो भी उसके अंदर जो धुआं है या जो भी छोटे मोटे पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स, ओनली देन वी विल बी एबल टू सी अ वॉल्यूम इन द लाइट, अदरवाइज इट विल रिमेन एज इट इज। सोर्स के ऊपर थोड़ा सा ग्लो दिखेगा, बाकी का पूरा एनवायरनमेंट क्लीन दिखेगा। यस, सो तन्मय हैड आस्क्ड मी दैट स्पॉटलाइट कैसे रिफ्लेक्शन होगा। यस, ऊपर का जो लाइट है ग्लॉसी सरफेस है तो वो इसी को रिफ्लेक्ट करेगा, तो जो चीज ऊपर है वही नीचे है, और वो हो सकता है ग्लॉसी सरफेस है ना, तो वो बाउंस लाइट क्रिएट करेगी। यानी होगा ये कि स्पॉटलाइट ऊपर से नीचे आई, बाद में ये सरफेस पे हिट हुई, और कुछ ऐसी लाइट्स होगी जो कि बहुत ही कह सकते हैं फेड या तो डिफ्यूज होगी, यानी ये सबकॉन्शियस में हमें ये सब नोटिस नहीं होगा, लेकिन ये जो ग्राउंड है ये नीचे से भी लाइट को ऊपर फेंकता है, ओके,
लेकिन ये नोटिसेबल नहीं है क्योंकि इनडायरेक्ट लाइटिंग हो गई। तो पहली बात ये हुई कि स्पॉटलाइट जो ऊपर की डायरेक्ट लाइट है उसने सरफेस को हिट किया और बाद में नीचे हिट करने के बाद उसने कुछ लाइट को ऊपर भी फेंका होगा, लेकिन वो लाइट हमारे आंखों को पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इन सब लाइट्स को नोटिस कर सकें। ठीक है, तो ये सब होता है इनडायरेक्ट लाइटिंग के अंदर, जो कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली करते हैं आजकल, पहले हमें इंटरप्रेट करना पड़ता था। यस यस, इट मे डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट 100%। अगर ये स्पॉटलाइट नीचे होती तो आपका वो बाउंसेस बढ़ जाते हैं, वो ग्राउंड को हिट करके आपके जो बाउंसेस है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वो बहुत ऊपर है तो हो सकता है कि उतने वो लाइट को ज्यादा स्प्रेड कर दे और उसकी जो जो लाइट की इंटेंसिटी वो डिम हो जाए। ठीक है, वो ज्यादा डिम हो जाएगी और उस वजह से आपको बाउंस लाइट ज्यादा नहीं दिखेगी। मैं आपको पॉसिबल है तो आई विल जस्ट शो यू वन एग्जांपल ऑफ दिस। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। आई विल जस्ट सी। Okay, now hopefully I think यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि जब ये टेस्ट ग्राउंड होता है टेस्ट क्रिकेट के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि प्लेयर्स के जो ये ड्रेसेस हैं उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का बाउंस होते हैं। ठीक है, वो जहाँ पे भी खड़े होंगे लेट मी सी, यहाँ पे सारे जो ये प्लेयर्स हैं ये ज्यादा ओके यहाँ पे होगा ये। आई थिंक आई विल बी एबल टू फाइंड दिस। ओके, सो आई थिंक इसके अंदर प्रोमिनेंट नहीं है। ओके, सो देखिए इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो टेस्ट प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट के या इवन फुटबॉल ग्राउंड, ओके, जो फुटबॉल ग्राउंड होता है उसके अंदर जो ग्रीन ग्रास होता है, तो इनके ऊपर भी ये ग्रीन ग्रास का थोड़ा बहुत बाउंस लाइट होगा। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस क्रिकेट players they will be having some bounce light on their dresses also, क्योंकि सनलाइट जब ग्राउंड को हिट हुई तो हिट होने के बाद जो लाइट बाउंस हुई उनके ड्रेसेस के ऊपर, तो आपको उनके ड्रेसेस के ऊपर हल्का सा ग्रीन कलर एमिट होता हुआ दिखेगा, लेकिन वो इतना लो होगा, इतना वो डिफ्यूज्ड होगा कि आपकी आंखें उसको देख नहीं पाएगी। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता है कि ये चीज यहाँ पे कोई ग्रीन कलर का कुछ इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और वो जो इफेक्ट होता है वो आपका ग्राउंड का ग्रीन ग्रास का कलर होता है। तो ये छोटी मोटी चीजें जो आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगी। तो मैं चाहूंगा कि कोई यहाँ पे फुटबॉल का कोई फैन है या कोई क्रिकेट का फैन है या फिर किसी भी चीज का जहाँ पे ग्रीन ग्रास के अंदर कोई चीज खेली जा रही हो, उसमें आप नोटिस करें कि उनके अगर व्हाइट ड्रेस है, व्हाइट के ऊपर वो कलर आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट योर बाउंस लाइट डज, कि नीचे से भी वो लाइट ऊपर आती है। एंड आई थिंक देयर आर मेनी अदर images that he has done. So सौरभ को मैं थैंक यू कहूंगा क्योंकि उन्होंने अपना जो ये प्रैक्टिस करके he has shown that he is very dedicated, और ये भी है। and now I will be okay, ये यहाँ पे zip फाइल है, इसको भी फाइनली देख लेते हैं and then we can move on with our rest of the lecture, ताकि इसके अंदर से ही काफी हमें ये मिला है, यानी कह सकते हैं कंटेंट मिला है कि जो हम कवर अप कर रहे हैं। ओके, सो नाउ दिस इज योर व्हाइट लाइट स्कैटरिंग इज फाइन। स्पॉटलाइट ऊपर से नीचे आ रही है, दैट इज करेक्ट। पॉइंट लाइट नहीं हो सकती, ये जो सीलिंग के ऊपर जितनी भी लाइट होती है वो सब स्पॉटलाइट्स होती है। पेंट लाइट, मैश लाइट नहीं है, इसके अंदर मैश लाइट आपको नहीं दिखेगी। ओके, देयर इज नो मैश लाइट इन दिस। देन व्हाइट लाइट मैट रिफ्लेक्शन, दैट इज फाइन। मैट रिफ्लेक्शन इज राइट। येलो लाइट ग्लो, ओके ठीक है। ये सेपरेशन थोड़ा मैं कहूंगा इसमें थोड़े इश्यूज है, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसके अंदर पॉइंट लाइट स्पॉटलाइट नहीं है। ओके, नाउ दिस इज पॉइंट लाइट। ये जो कैंडल है ये एक्चुअली पॉइंट लाइट है, ये स्पॉटलाइट नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कोन शेप में ऊपर तक नहीं जा रहा है। इट इज emitting the light in all the directions, so this is actually a point light. व्हाइट लाइट मैं कहूंगा ये ब्लू लाइट है। मून लाइट जो है ये
कूल डाउन होती है, यानी ज्यादातर कूल होती है। इसका जो स्कैटरिंग होता है उसमें से जो ब्लू कलर निकलता है ये कूलिंग इफेक्ट देता है। तो ये मूनलाइट जो है, और इसके अंदर आप देखेंगे ये पुराना घर है। यस यस सर जो ये व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी ब्लू, उसको हम लोग कौन सी लाइट में डिवाइड करेंगे, मतलब कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? डायरेक्शनल लाइट कि एम्बिएंट लाइट? ये डायरेक्शन लाइट में आएगा, ये डायरेक्शन लाइट में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मून है, यस ये जो मून है, मून और सन, यानी डायरेक्शन लाइट का इजी पार्ट ये है कि आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं होता। आपको जहाँ पे सन और मून आ जाता है वहां पे आपको आंखें बंद करके डायरेक्शन लाइट ही डाल देनी है, ठीक है। सो इसको मून लाइट जो बाहर से आ रही है उसको हम डायरेक्शन लाइट यूज करेंगे। फाइन। वाटर में रिफ्लेक्शन होगा वो भी ना? यस दैट इज, हाँ अगर ओशियन है तो मून एंड सन का ही रिफ्लेक्शन आ सकता है, उसके ऊपर बाकी किसी चीज का आ ही नहीं सकता। सो सन एंड मून विल बी द सिंगल सोर्स ऑफ लाइट फॉर द रिफ्लेक्शन ऑन ओशियंस। या तो मून हो सकता है या तो सन हो सकता है, ठीक है। या अभी जो इन्होंने ये किया है मैट रिफ्लेक्शन के बाद उसको बाद में देखेंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो लाइट गिरी, मून लाइट बाहर से, वो ग्राउंड को हिट करने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे बाउंस लाइट भी हुई है। ये देखे यहाँ पे ये जो डेस्क है, ये देखे यहाँ पे तो कोई लाइट सोर्स नहीं है, तो ये लाइट कहाँ से आ गई? आपने जब ओवरऑल इमेज देखा तो आपको ये नोटिसेबल नहीं था, लेकिन ये सौरभ ने यहाँ पे जो नोटिस किया है दैट दिस इज अ वाइट लाइट, तो ये जो डायरेक्शन लाइट बाहर से यहाँ पे हिट हुई और उसने ऊपर यहाँ पे जो ये इल्यूमिनेशन क्रिएट किया, ये होता है बिकॉज ऑफ बाउंस लाइट। ओके, और बाउंस लाइट यानी इसको कन्वर्ट कैसे करना है माया के अंदर वो मैं आपको दिखा दूंगा, यानी किसी भी चीज को इंटरप्रेट कैसे करते हैं और उसको टेक्निकली कैसे अचीव करते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। बट दिस जो लाइट नीचे से ऊपर जा रही है उसको हम कहते हैं बाउंस लाइट, ठीक है। और अगर ये सरफेस, अगर ये जो वुडन फ्लोरिंग है, अगर ये ग्रीन होता तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन टिंट दिखता। सरफेस में भी रिफ्लेक्टिव, यस, यानी सरफेस डिपेंड करती है। अगर वो ज्यादा ग्लॉसी है तो ज्यादा लाइट एमिट करेगी, और अगर वो बहुत ही मैट फिनिश है तो रफ है तो वो लाइट्स को स्कैटर कर देगी, राइट। यस, मूनलाइट डज क्रिएट हाईलाइट, मूनलाइट क्रिएट हाईलाइट करती है। आपने रात को बैंड स्टैंड पे कभी आप बैठे होंगे तो अगर मूनलाइट है तो आप ये ओशियन में देखोगे तो वहां पे जो आपको व्हाइट पूरा एक ऐसा एक ये दिखता है, आपको लाइन दिखती है, तो वो मैं कहूँगा वो हाईलाइट ही है। तो जो भी ब्राइटेस्ट सोर्स ऑफ लाइट होती है वो हाईलाइट क्रिएट करती ही है, ठीक है। यानी अगर मैं कोई रोमांटिक सीन देखूं जिसमें सिर्फ मूनलाइट इज द सोर्स ऑफ लाइट, तो अपनी आंखों के अंदर जो हाईलाइट आती है, अपनी आंखों के अंदर एक व्हाइट डॉट आता है, अगर वो उस जगह पे सिर्फ मून ही है जो कि इल्यूमिनेट हो रहा है, तो अपनी आंखों के अंदर भी एक स्पेक्युलर दिखेगा, एक डॉट दिखेगा व्हाइट कलर का जो मूनलाइट का होगा। तो मूनलाइट विल क्रिएट हाईलाइट्स। ओके, सो वी आर क्लियर विद दिस। ये जितना भी हमने कवर किया, सो आई होप दैट वी आर गेटिंग व्हाट वी आर सेइंग, यानी हम लोग इसको थोड़ा बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं समझने के लिए कि ओके ये लाइट ये है, ये लाइट वो है। सो अगर ये सरफेस ग्रीन होता तो आपको ये जो डेस्क है इसके ऊपर भी थोड़ा सा ग्रीन इन्फ्लुएंस दिखता, एंड बिकॉज इट इज अ बिट रेड तो आपको यहाँ पे थोड़ा रेड कलर दिखेगा, यानी कि इट इज नॉट बाउंसिंग एज मच। लेकिन थोड़ा अगर ब्राइट सरफेस, अगर कलर वो नियॉन ग्रीन या ऐसा कोई फ्लोरोसेंट होता तो हो सकता है कि ये लाइट भले बाहर से यहाँ पे ब्लू आई लेकिन नीचे हिट करने के बाद वो शायद यहाँ पे ग्रीन हो जाती, ठीक है। सो देन नेक्स्ट इफ वी सी नेक्स्ट इमेज वी विल सी yes, white light, lamp light, ठीक है, sunlight type, okay. I think we'll have to redo this। इसमें देखिए ये जो ऊपर का अभी मैश लाइट का जो कंसेप्ट था, मैश लाइट होती है ये वाली जो एलईडी जो किसी भी शेप के हिसाब से ढल जाती है, किसी भी शेप को इल्यूमिनेट करती है, उसको हम मैश लाइट कहते हैं। तो सीलिंग के ऊपर की जो लाइट है, ओके ओके, am I, is my audio clear now, is it better? Yes sir. ओके, तो देखिए मैं मैश लाइट किसको कहूंगा, मैश लाइट वो वाली लाइट होती है जो किसी भी शेप के अंदर ढल जाए, वो किसी भी उसके जो एंगल है, किसी भी कोई भी उसका बेंडिंग है, वो उस लाइट उस शेप के हिसाब से अगर ढल जाती है उसको मैं कहूंगा मैश लाइट,
ठीक है, तो उसके भी हम लोग एग्जांपल देख लेंगे। तो ये ऊपर की हो गई मैश लाइट, ये जो ऊपर की जो खांचे के अंदर जो लाइट है उसको हम मैश लाइट कहते हैं। बाद में ये जो सीलिंग के ऊपर ये जो स्पॉट दिख रहे हैं, दैट वी विल कॉल इट एज स्पॉट लाइट, जो कि नीचे की तरफ आ रही है। बाद में जो लैंप है, लैंप हो गया पॉइंट लाइट, क्योंकि वो बीच में है और वो चारों तरफ अपनी इल्यूमिनेशन को एमिट कर रहा है, तो ये जो लैंप लाइट हो गया पॉइंट लाइट, ठीक है। और ऊपर का जो झूमर है, ये झूमर भी अपने को हर तरफ चारों तरफ इल्यूमिनेट कर रहा है, तो ये झूमर को भी हम कहेंगे पॉइंट लाइट, ठीक है, क्योंकि वो चारों तरफ अपना इल्यूमिनेशन कास्ट कर रही है। यानी आप ऊपर देखेंगे थोड़ा सा ग्रेडेशन है, नजदीक है वो, वहां पे ज्यादा यहाँ पे ब्राइट दिख रहा है और बाद में उसका जो लाइट फेड ऑफ हो रहा है। तो उसका जितना नजदीक रखोगे किसी चीज के, वहां पे ब्राइट होगी और बाद में वो कम होते जाएगा। ओके, किसी ने यहाँ पे डीके नाम का कोई एक कंसेप्ट सुना है? डीके, DECAY, not the other decay, yeah, DK, DECAY. Anybody has heard about this? And if yes, yes, okay. So जिसने भी ये इस टर्म को जानते हैं तो मुझे वो बता पाएंगे कि what is that DK, what is decaying? Decaying भी होता है, decaying, ING, यानी this thing is decaying, उसको हम कहीं और भी यूज करते हैं। So Krishnakant knows it, so I would like to know what is decay. Deteriorating 100%, Ananta is right, यानी बिगड़ती है या तो खत्म होती है, इज इट? किसी चीज का खत्म हो जाना या किसी चीज का बिगड़ते जाना या किसी चीज का कम होते जाना, उसको हम कहते हैं डीके या तो डिटेरियोरेटिंग। लेकिन लाइटिंग एज डीके का मतलब ये होता है स्ट्रेस, यानी एनर्जी लेवल कम होना। ये स्ट्रेस बहुत ही अच्छा वर्ड है, आई लाइक इट विराज, विजय सॉरी, आई लाइक इट, क्योंकि बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि लाइट का स्ट्रेस बढ़ गया। लाइट का स्ट्रेस बढ़ने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट पे बहुत ही ताकतवर है और बाद में वो मर रही है, करेक्ट? यानी कि वो जो आपकी जो लाइट है, वो जो लाइट का जो पावर है वो कम हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे डीके, ठीक है। तो डीके का भी जो ऑप्शन है, और डीके का मुझे कोई कोई एक ये बता सकता है कि कोई एक सिनारियो कि जहाँ पे डीके यूज होता है? Is there any scenario where decaying is very prominent? कारलाइट ठीक है, कारलाइट भी ठीक है, वो एकदम से इनफाइनाइट नहीं होती है, इनफैक्ट चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, और कोई एग्जांपल? यस, सौरभ, डीके, इट इज नॉट डी एंड के फॉर काइट, इट इज DECAY, ओके, DECAY, डीके, ओके। सो कोई एग्जांपल फट से, एक आध 2 मिनट देता हूँ, कोई ऐसा सिनेरियो आपको पता होगा? डूम्सडे नहीं, दैट इज ओवरऑल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं आप, मैं छोटी मोटी चीजों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। सभी का जो वेडिंग, वेडिंग भी ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कभी टनल में ट्रैवल करोगे, आप जब लोनावाला जा रहे हो, आप कभी किसी आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो, तो टनल के अंदर आपको एक पिक्यूलियर इफेक्ट दिखती होगी, यानी लाइटिंग के अंदर आप देखोगे कि टनल के ऊपर लाइट्स होती है बहुत सारी, और एक पॉइंट पे आके उस लाइट की जो एनर्जी है कम हो रही है, ठीक है। तो एक लाइट पर्टिकुलर एरिया के बाद उसका वो डिमिंग हो रहा है, और वो जैसे डिमिंग शुरू होगा वहां पे जाके फ्लोरोसेंट लाइट, राइट, तो वो जो लाइट का जो इल्यूमिनेशन है वो जैसे ही खत्म होने आएगा वहीं पे दूसरी लाइट लगा देंगे, ताकि उसका जो कंटिन्यूटी है वो लास्ट तक रहे। एंड लेट मी टेल यू, ऐसी कोई भी लाइट नहीं है जिसके अंदर डीके होता ही नहीं है, ओके। यानी अभी ये फैक्ट है, अभी मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई भी लाइट नहीं है जिसका डीके नहीं होता, यानी हर एक लाइट का एक पॉइंट होता है जहाँ पे जाके वो जीरो हो जाती है, जहाँ पे जाके उसका जो पावर है वो खत्म हो जाता है। आप कहोगे कि सर तो सनलाइट का क्या है? यस, हर एक चीज का, हर एक लाइट के अंदर एक डीकेइंग पावर होता है,
यानी वो डिपेंड करता है कितने दूर तक जा सकता है। इवन एरोप्लेन की लाइट देखी होगी, इतनी ब्राइट होती है, लेकिन एरोप्लेन में जो लाइट निकलती है वो भी एक पॉइंट पे जाके फेड ऑफ हो जाती है, राइट, वो भी एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये मैं कहूंगा कि ये जो सन, यानी सर आप कहोगे लाइट अंडर वाटर, यस 100%। अंडर वाटर जो स्विमिंग पूल में साइड में जो बॉर्डर पे लाइट होती है उसमें भी डीके होता है, हर चीज में डीके होता है, हर लाइट में डीके होता है। इनफैक्ट अगर डीके ना हुआ तो हमें चीजें अननेचुरल लगती है, अगर डीके ना हुआ तो चीजें अननेचुरल लगती है। तो आइडियली एवरी लाइट शुड बी हैविंग अ डीके, यानी उसका जो पावर है वो एक पॉइंट पे जाके खत्म होना ही चाहिए। इवन थिएटर्स के अंदर जो नजदीक के जो लोग बैठते हैं उसको वो स्क्रीन बहुत ब्राइट दिखता है, लेकिन जो पीछे वाले लोग होते हैं उसको वो स्क्रीन एकदम आइडियल दिखता है, यानी उसका ब्राइटनेस बैलेंस होता है, क्योंकि उसकी जो लाइट है बहुत ज्यादा नजदीक की तरफ ज्यादा होती है और दूर आते आते वो स्कैटर हो जाती है, यानी उसका जो पावर है वो कम हो जाता है। करेक्ट है। मैं सन का एग्जांपल देना चाहूंगा कि सन अर्थ के लिए तो बहुत पावरफुल है। पावरफुल किस तरह से कि वो पूरे एरिया को इक्वली कवर कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि एक सन पूरे के पूरे ब्रह्मांड को वो इल्यूमिनेट करता होगा? इज इट पॉसिबल? नहीं है, राइट। सन फॉर अस ह्यूमन बीइंग्स, हम अर्थलिंग्स के लिए सन इज अ वेरी पावरफुल सोर्स। टोटली एग्री। सूर्य देवता को प्रणाम, यानी कह सकते हैं बहुत ही उनको नमन है कि सूरज देवता जो है हमें पूरे हमारी लाइफ को चलाते हैं, यानी हम ह्यूमन बीइंग्स को सूरज जो है वो अच्छे से इल्यूमिनेट करते हैं। लेकिन यूनिवर्स के अंदर हो सकता है कि सूरज की जो ताकत है, सूरज का जो प्रकाश है, वो कहीं ना कहीं पे जाके कम होता होगा, राइट। यस, यस, यानी वो जो उसका रीजन है वो कहीं ना कहीं पे जाके सन का भी अपना एक ताकत है, सन की जो इल्यूमिनेशन है वो कहीं ना कहीं पे जाके डीके होती होगी, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे होती होगी कि जिसका हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सन नेपच्यून तक पहुंच सकता है, मर्क्यूरी तक पहुंच सकता है, प्लूटो तक पहुंच सकता है। इसका मतलब कि वो हमारे जो 9 ग्रह है, जो 9 प्लैनेट्स है, वहां तक तो उसका एनर्जी पहुंचता होगा, लेकिन हो सकता है कि और फर्दर आगे जाके उसकी लाइट पहुंच नहीं रही है और वहां पे कोई दूसरा सोर्स ऑफ लाइट रहेगा जो कि दूसरी चीजों को इल्यूमिनेट करता होगा, जस्ट लाइक अवर सन। तो हो सकता है कि हमारे सन से भी बड़ा कोई सोर्स ऑफ लाइट हो जो कि किसी और गैलेक्सी में विजिबल हो, लेकिन हमारे ब्रह्मांड के लिए, यूनिवर्स के लिए सूर्य देवता इज एवरीथिंग फॉर अस। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि सन और मून के अंदर डीके नहीं होता। हम इंसान ये कहेंगे कि सूरज और चांद, उसके अलावा हर एक लाइट के अंदर डीके होता है, सिर्फ सन एंड मून के अंदर डीके नहीं होता। समझ गए? इसका मतलब ये कि डायरेक्शनल लाइट के अंदर डीके नहीं होता, बाकी सारी लाइट के अंदर डीके होना चाहिए। भले आप उसको ऑफ कर सकते हो, यू कैन स्विच ऑन एंड ऑफ योर डीके ऑप्शन, लेकिन आइडियली एवरी लाइट एक्सेप्ट डायरेक्शनल लाइट शुड बी हैविंग डीके। डायरेक्शनल लाइट के अंदर डीके का ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप देना चाहो भी तो भी डायरेक्शनल लाइट में आप डीके दे ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं है। बाकी सारे लाइट्स के अंदर डीके का ऑप्शन है, ठीक है। सो ये बात थी डीके की कि कहीं पे जाके आपको जब लाइट फेड ऑफ होती दिखेगी, देयर यू हैव टू से दैट दिस लाइट इज हैविंग अ डीके। ओके, सो आर वी क्लियर? डीके इन ब्लैक होल, यस, very scientific. Sunlight decays in black hole. Yes, either it is getting absorbed या उसमें जाके vanish हो रही है, लेकिन yes, देवानंद is right in his observation कि sunlight वहां पे जाके खत्म हो जाती है. So Devanand is very right. Yeah. So I think he has interpreted in a very correct way कि ब्लैक होल में जाके सनलाइट खत्म हो सकती है, बाकी सब जगह पे नहीं हो सकती। सो व्हाट यू से कि एज अ फिजिक्स, आई थिंक ही इज अ इंटरस्टेलर फैन। मुझे लग रहा है ही माइट हैव सीन इंटरस्टेलर लॉट्स ऑफ टाइम्स। मैंने भी इंटरस्टेलर देखी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, एक पॉइंट पे जाके मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था कि ये थोड़ा कुछ ज्यादा हो रहा है मेरे हिसाब से, तो मैंने इसलिए वो यस थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा रेन की वजह से। ओके, इट विल कम बैक, माय वॉइस विल कम बैक।
Yes. So am I audible now? Okay, great. So as I was saying that इंटरस्टेलर मेरे लिए थोड़ा समझ मेरी इसके व्हाट यू से समझ के बाहर था, लेकिन ठीक है, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन. मैं किसी को इम्पोज नहीं करना चाहता. प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक वे से सोचता हूँ. आई थिंक इन अ वेरी कैजुअल वे. और मेरे लिए अगर मूवी अंडरस्टैंडेबल नहीं है, अगर वो मास को अपील नहीं कर रहा है, तो मेरे लिए वो मूवी इज अ बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. ओके, कुछ मूवीज ऐसे होते हैं जो मास के लिए बनते ही नहीं है, लेकिन उन मूवीज में भी अपना एक सेंस होता है, राइट? इफ यू ऑल लाइक टू सी sci-fi movies, I will give you a name. ओके, कॉन्टेक्ट नाम का मूवी है. इट्स 1980s का मूवी है. वेरी साइफाई मूवी, वेरी लॉजिकल मूवी. ओके, डार्क. व्हाट इज डार्क? व्हाट इज डार्क? मे आई नो? इज इट अ नेम ऑफ अ मूवी? ओके, सीरीज. ओके ओके ओके, फाइन. देखिए, मैं इसमें यानी जस्ट इन अ मिनट आई विल जस्ट कंक्लूड दिस कि यस, टाइम ट्रैवल. देखिए, मैंने एक बहुत ही इजी तरीका मैंने देखा है. सिंस इट इज ऑल्सो, यस, वेरी गुड. यस प्रवीण सर, सिंस इट इज अमेजिंग. लेकिन प्रवीण सर, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप सीरीज देखते हो क्या? मे आई नो इफ प्रवीण सर एक्चुअली वॉचेस सीरीज? प्रवीण सर देखते हैं आप? मैं जान सकता हूँ इफ प्रवीण सर डेडिकेट्स हिज टाइम? प्रवीण सर नहीं करते, मैं भी नहीं करता. देखिए, आप स्टूडेंट्स को थोड़ा ऐसे कल्चरल एक आपको ये नहीं दिखेगा डिफरेंस? कल्चरल डिफरेंस का मतलब एज डिफरेंस. यानी मैं और प्रवीण सर जिस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, या तो जिस एज को बिलोंग करते हैं, हम लोगों को सीरीज पल्ले नहीं पड़ती, या तो कह सकते हैं हमें अपील नहीं करता जितना कि हमें मूवीज अपील करती है. if i am if I am right, then maybe Praveen sir will agree with me कि मूवी हमारे लिए बहुत ही एक छोटा सा एक टाइम बाउंड एक कंक्लूजन है, जिसके अंदर से हमें मैसेज मिल जाता है. सीरीज का तकलीफ ये है कि बिकॉज वी आर ऑलवेज बिजी, या तो कह सकते हैं हमारा टाइम इस तरह का होता है कि हम सीरीज को वो टाइम डेडिकेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने सीरीज का एक पार्ट देखा जो कि 45 मिनट्स का है, तो अनलेस वी सी 8 एपिसोड्स, हम लोग को कंक्लूजन नहीं मिलेगा. और वो कंक्लूजन ना मिलना बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है. तो वी फैकल्टीज, या तो वी पीपल हु आर 35 और 40 ईयर्स ऑफ एज, जो कि थोड़े आर्टिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वी स्टे अवे फ्रॉम सीरीज. मैंने आज तक ये गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा, मैंने सीक्रेट गेम्स नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स भी नहीं देखा. ओके, sorry, but it is difficult for me to start watching these things. I know they must be very good, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका कोई कंक्लूजन जल्दी नहीं आता, बिकॉज दे कीप ऑन रिलीजिंग न्यू सीरीज एंड न्यू सीजन एंड ऑल दैट. तो उसमें हर चीज एंडलेस होती है, तो मुझे वो ठीक नहीं लगता. मुझे चाहिए अवतार जैसा मूवी था, या तो जुरासिक पार्क था पहला वाला, उसके अंदर शुरुआत हुई और एंडिंग हो गया, राइट? यस प्रवीण सर, आपने बहुत ही बड़ी बात बोल दी. वी हैव फ्यू इयर्स, यानी हम लोग के पास टाइम बहुत कम है सीखना, देखना, ये वो सब करना. हमारा थोड़ा वी आर बिकमिंग ये कैसे मिड लाइफ क्राइसिस जैसा हो गया है. यस, काइंड ऑफ. बट यस, लेट्स बी होपफुल. सेम सर, आई हैव नॉट सीन एनी वेब सीरीज. सागर इज आल्सो, आई थिंक सागर इज आल्सो हैविंग सम माइंडसेट लाइक मी. जो मूवी है तो जल्दी से खत्म होगा, सीरीज है वो थोड़ा लंबी चली जाएगी. एंड ऑल्सो watching mobile phone for longer time is also very tedious. ओके, आप स्क्रीन के सामने 2-3 घंटा बैठते हो तो वो आंखों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल है. ओके, यस, व्हाटएवर. देखिए, व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी, बट इसका कंक्लूजन होना चाहिए. यस सर, आपने सनशाइन मूवी देखने को बोला था ना? यस यस सर देख, हाँ सर, वॉच किया. आपको कैसा लगा? मैं रिव्यू जान सकता हूँ उस चीज का? पहले तो समझ में नहीं आया, फिर Right. 2 बार देखा तभी समझ में आया, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग राइट. एस्ट्रोनॉट्स ग्रुप, एस्ट्रोनॉट्स, यस, करेक्ट. लेकिन उसमें एकदम जब वो सर के पास जाते तो आप बोल रहे थे ब्रो लाइक टिकिंग. यस 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 यस, राइट. वो सर नोटिस किया मैंने. एज इन आप सोच सकते हैं
कि डायरेक्टर भी उसने अपने आप को पुश किया कि मैं हो सके उतना अच्छे से दिखा सकूं सन को, लेकिन आपने देखा होगा कि उसकी जो सन की जो पावर है और उसमें जो इंटेंसिटी दिखाई है वो कितनी ब्यूटीफुली दिखाई है, कि उसका जो न्यूक्लियर, उसमें जो ये रिएक्शन होना, उसमें जो इन्फर्नो, हम जो इन्फर्नो कहते हैं, कितना ब्यूटीफुली उसमें डिस्प्ले किया है, राइट? सो इमेजिन, एग्जैक्टली, लाइटिंग, इट्स अमेजिंग। मैं वो साईफाई जो मूवी है उसको मैं रेकमेंड करूंगा कि सन की जो पावर है और जो हमारे माइंड के ऊपर वो हावी हो जाती है, वो उस मूवी में अच्छे से दिखाया हुआ है, राइट? तो मैं तो चाहूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें, एंड यू ऑल कैन सी एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी दैट आई हैव एक्सपीरियंस आल्सो। सो आई एम थैंकफुल कि आपने मेरे कहने पे ये मूवी देखा, और मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे मूवीज आपको रेकमेंड करते रहूंगा। सो इन योर फ्री टाइम यू कैन वॉच इट। So yes, so latest one I am asking you to see this movie, that is Contact. ठीक है? Yes, Mad Max Fury, yeah, Contact, right? So ये भी थोड़ा sci-fi movie है, maybe you can just look at this movie and जो time travel का जो ये कह सकते हैं कि extra एक dimension होता है, तो उसके related ये थोड़ा movie है, तो आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही पुराना movie है but very nice movie, okay? सो यस, मैड मैक्स फ्यूरी का लाइटिंग बहुत अच्छा है, आई टोटली एग्री, वेरी नाइस, लेकिन उसमें वीएफएक्स बहुत यूज हुआ है। दुनिया का सबसे ऐसा मूवी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वीएफएक्स यूज हुआ है, मैड मैक्स फ्यूरी के अंदर। यस, सिनेमाटोग्राफी, टोटली एग्री। नाउ दीज आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेकिंग अ ग्रेट मूवी, राइट? मार्वल्स में हम लोग, ये लंबा डिस्कशन है, मेरे ख्याल से हम लोग जब कॉलेज में बैठेंगे मैं 3 घंटे का लेक्चर लूंगा जिसमें ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, यानी इट विल बी अ टू एंड फ्रो प्रोसेस। एक डिबेट होगी जिसमें मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखूंगा और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे। इसमें किसी को एक दूसरे को रॉन्ग प्रूव नहीं करना है। जब कॉलेज शुरू होगी तो होप करते हैं साथ में होगा तो थोड़ा फ्रीली हम लोग बात कर पाएंगे। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो टाइम है जल्दी से निकल जाए और हम लोग सब साथ में बैठ के ये सब चीजें डिस्कस करें। मैं बहुत ही एंथुजियास्टिक रहता हूँ कि इस टाइप के डिबेट हो और इस टाइप के प्रोडक्टिव डिबेट हो, जिसमें मैं कुछ कहूंगा आप जानोगे, आप कुछ कहोगे तो मैं जानूंगा, राइट? टू वे प्रोसेस है। और माया पे शिफ्ट करूं उसके पहले एक दलाई लामा का एक कोट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप बोलते हो तो आप खुद ही बोल रहे हो, खुद ही सुन रहे हो, लेकिन आज जब आप सुनते हो तो आपको ऐसी कोई चीज पता चलती है जब जो आपको पता नहीं है, यानी कि आपका ये डिस्कशन जो है वो आपको ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, right? So having a discussion with having an open mind is very important. Okay, every person is right by himself, but why he is right, that should be figured out. वो क्यों अपने आप को इतना right समझ रहा है वो जानने की हम लोग ट्राई करते हैं। अगर वो गलत है so then we will just leave him saying कि इसके अंदर अकल नहीं है क्योंकि वो ethically right नहीं है। तो ये थोड़ा परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग करेंगे इन कमिंग मंथ्स होपफुली। हम लोग सारे लोग बैठ के इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं अपने एम्बिएंट लाइट की। मैं चाहूंगा कि एम्बिएंट और डायरेक्शन लाइट का जो कंफ्यूजन है वो एटलीस्ट आज के दिन खत्म हो जाए, बिकॉज इन 15 मिनट्स आई विल बी रैपिंग अप दिस सेशन। सो लेट अस सी, ऑल ऑफ यू कैन सी माय माया स्क्रीन, राइट? सब लोग मेरा माया स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, ओके, ग्रेट। तो हम लोग शुरुआत करेंगे एक छोटे से बेसिक प्लेन के साथ, यानी कि हमेशा हमें बड़े डिटेल वाली चीजें देखनी जरूरी नहीं है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सिंपल सीन होना चाहिए, क्योंकि उसका जो फीडबैक है वो जल्दी आ जाता है। अगर मैंने बहुत डिटेल सीन लिया तो पता चला मैंने रेंडरिंग के टाइम में जो सिखाने की बात थी वो चली गई या तो वो रह गई। सो मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ एक सिंपल सीन से। इसका मतलब कि मैं सिर्फ एक प्लेन लूंगा एंड आई विल बी टेकिंग अ स्फीयर या तो बॉक्स। तो इस टाइप के स्टैंडर्ड प्रिमिटिव से हम लोग सीखेंगे, और ये जो फंडामेंटल्स हैं ये फंडामेंटल्स बड़े से बड़े सीन में भी इम्प्लीमेंट होंगे। तो आप ये मत समझना कि सर ये बेसिक शेप कर रहे हैं तो इसका मतलब कि कोई जो बाकी का एडवांस सीन रहेगा उसके अंदर कोई डिफरेंट होगा, वो बात नहीं है। जो चीज आप इसके अंदर करोगे वो सेम चीज आप बड़े से बड़े सीन में भी रेप्लिकेट करोगे। ओके, सो डोंट बी डिस्करेज्ड कि सर जो दिखा रहे हैं वो थोड़ा रेलेवेंट नहीं है। इट इज वेरी रेलेवेंट एंड आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे। मुझे ये चीज बहुत ही डिफिकल्टी से या तो बहुत प्रॉब्लम फेस करके मुझे ये सीखनी पड़ी, लेकिन ये चीज मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा। आपको शुरुआत से ही
मैं आपको राइट वे से सिखाऊंगा ताकि आगे जाके आपको कोई भी तकलीफ ना हो। ओके, सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग दिस बिल्डिंग्स। ये मैं फिलहाल हाइड कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं डिस्प्ले में डाल देता हूँ। ओके, तो अभी ये बात आती है कि भाई अपना एम्बिएंट लाइट सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, तो उसको मैं पहले ही खत्म कर देता हूँ। सो सपोज दिस इज माय स्फीयर और इसके ऊपर मैं एक कलर दे देता हूँ, यानी इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। आई विल गिव इट सम कलर और इसके ऊपर मैं एक लाइट लगा देता हूँ, यानी कि इसके ऊपर मैं एम्बिएंट लाइट लगा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा स्लोली जाऊंगा। स्लोली का मतलब कि बताऊंगा कि किस तरह से लाइटिंग क्रिएट करते हैं। अभी क्रिएट के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस रेंडरिंग टैब में जाने के बाद आप ये वाले ऑप्शन यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सीरीज वाइज ये सारे लाइट्स है यहाँ पे, या तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो लाइट है वो ग्रिड के बीच में क्रिएट हो जाएगा। आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो आपका जो लाइट है वो ग्रिड के बीच में क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको WER से मैनिपुलेट करना है, यानी कि आप मान लो कि ये डायरेक्शनल लाइट यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका वो लाइट ग्रिड के ऊपर क्रिएट हो जाएगा और आपको ये मैनिपुलेटर दिया हुआ है। तो मैनिपुलेटर यूज करने के बाद यू कैन पोजिशन योर लाइट इन योर डिजायर्ड डायरेक्शन, यानी जैसे मैंने W किया तो मैं इसको मूव कर रहा हूँ, राइट, आई एम मूविंग दिस लाइट, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर मुझे इसको रोटेट करना है, टिल्ट करना है, अगर मुझे इसको टिल्ट करना है तो मैं इसको E प्रेस करके, ये जो यहाँ पे एक राउंड शेप का ये कंट्रोलर आ जाता है, तो इसको मैं इसकी एक्सिस, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन है, तो इसके ऊपर जैसे ही माउस लाऊंगा तो ये येलो हो जाएगी। इसका मतलब कि ये Y डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है। और अगर मैं R प्रेस करता हूं तो मुझे स्केलिंग का मैनिपुलेटर मिल जाएगा, जिसको मैं इवनली ये मिडिल में जो बॉक्स है उसको क्लिक करके जब ड्रैग करता हूं तो ये स्केल होगा। ओके, सो आपका W हो गया मूव, W इज फॉर मूव, E इज फॉर रोटेट, E इज फॉर रोटेट एंड स्केलिंग के लिए R है, R इज फॉर स्केलिंग। तो मैं आपको इसका ये शॉर्टकट बता देता हूँ, W फॉर मूव, E फॉर रोटेट एंड R फॉर स्केल। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी से याद रहेगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका W, E और R। और देखिए आपको फिलहाल व्यू पोर्ट के अंदर कोई असर नहीं दिखेगा, यानी मैंने यहाँ पे लाइट लगे हुई है, आप बोलोगे कि सर इसमें तो कोई शेडिंग नहीं दिख रहा है। अभी शेडिंग क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि व्यू पोर्ट के अंदर आपको शेडोज और रिफ्लेक्शन नहीं दिखते। लेकिन जैसे ही मैं ये रेंडर बटन, यहाँ पे जो डायरेक्टर का जो शटर, वो शॉट को जो वो लोग कट करते हैं, तो उसको जो ये शटर है उसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये अपना सीन रेंडर हो जाएगा, ठीक है। सो व्यू पोर्ट इज डिफरेंट एंड योर रेंडर व्यू इज डिफरेंट। आपको जो रेंडर होके मिलेगा वो अलग होता है और जो आप व्यू पोर्ट में देखते हो वो अलग होता है। अभी आप कहोगे कि सर ये रेंडर के अंदर जो शेडिंग दिख रही है, इसका जो डायरेक्शनल दिख रहा है, यानी जहां से लाइटिंग आ रही है, तो वो चीज हम व्यू पोर्ट में कैसे अचीव करें? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको कितना भी रोटेट कर लूं या मूव कर लूं, इसके ऊपर आपको शेडिंग नहीं दिख रही है व्यू पोर्ट के अंदर। तो जब आप व्यू पोर्ट के अंदर आप 7 प्रेस करते हो तो 7 प्रेस करने पे आपको लाइट की जो डायरेक्शनलिटी है वो पता चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्शनल लाइट को रोटेट करता हूं तो अभी आपको पता चलेगा कि अभी जाके आपको लाइट इधर उधर घूमती हुई दिख रही है। लेकिन जब वो 5 मोड में था, जब नंबर 5 मोड, दैट इज डिफॉल्ट शेडिंग मोड, उसके अंदर आपको सारी शेडिंग चली जाएगी। तो आपको ये डिफरेंस पता चला। आप 5 प्रेस करते हो तो आपको लाइटिंग व्यू पोर्ट में नहीं दिखती, सिर्फ रेंडर में दिखेगी। लेकिन अगर आप 7 प्रेस करोगे तो जो भी आपकी शेडिंग व्यू पोर्ट में हो रही है, अगर आप अभी रेंडर करेंगे तो आपको यही टाइप की रेंडरिंग जो है वो
रेंडर में भी दिखेगी और व्यू पोर्ट में भी दिखेगी। अगर मैंने इसको और फर्दर थोड़ा ऐसे घुमाया, व्यू पोर्ट में घूम गया लेकिन फाइनल आउटपुट देना है रेंडरिंग में, तो अभी आप अगर इसको कंपेयर करोगे तो देखिए ये इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये 7 प्रेस करने से ये होता है कि आपका जो लाइट सेटअप है उसको सेटअप करना काफी, उसको अरेंज करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी जब लाइटिंग सेट करोगे तो आप 7 प्रेस करके लाइट सेटअप करोगे। समझ गए? आर वी क्लियर विद दिस? सो फार सो गुड? ओके, so 5 is for default light mode, default shading mode, and 7 is for shaded light mode. ओके, तो ये आपका शॉर्टकट्स है। तो ये शॉर्टकट यूज करके आपका ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि आपका व्यू पोर्ट के अंदर शेडिंग देखनी है तो 7 प्रेस करो, और आपको अगर शेडिंग नहीं, यस बताइए। इंटरव्यू में टाइम लगता है, जब हम कुछ करना है मेंटल जाके है आर्नोल्ड रेंडर जाके, हाँ ओके, उसमें कुछ सेटिंग करना है। मैं आपको ये मतलब मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि फिलहाल हम जिस लेवल पे है, ये फिलहाल जो लेवल पे है ये माया सॉफ्टवेयर का डिफॉल्ट रेंडरर है। ओके, यानी कि मैं आपको नोटपैड में बता देता हूँ कि हम लोग का प्रोसेस क्या होगा। ओके, और हमारा प्रोसेस क्या होगा, पहले होगा माया सॉफ्टवेयर रेंडरिंग, ओके, बाद में आएगा मेंटल रे, बाद में आएगा आर्नोल्ड, बाद में आएगा वीरे, बाद में आएगा कोरोना, उसके बाद आएगा अनरियल, उसके बाद शायद आ सकता है एफ स्टॉर्म। ओके, आप समझ गए? ये हमारा पूरा एक लर्निंग कर्व होगा। यानी सबसे पहले हम माया सॉफ्टवेयर को क्रैक करेंगे, क्योंकि माया सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आपके सारे बेसिक्स जो है वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। और ये जो माया सॉफ्टवेयर का रेंडरिंग है इसके ऊपर थोड़ा कह सकते हैं एलिवेशन होगा, यानी थोड़ा उसको हम लोग बढ़ोतरी करेंगे। तो बढ़ोतरी करेंगे तो मेंटल रे होगा जो कि माया सॉफ्टवेयर से बेटर होगा, फिर मेंटल रे के बाद आर्नोल्ड करेंगे जो मेंटल रे से बेटर होगा, फिर वी रे करेंगे जो कि आर्नोल्ड से बेटर होगा, एंड सो फोर्थ। यानी आपका कहता है ना कि आपकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और क्वालिटी भी साथ के साथ बढ़ती जाएगी। सो फिलहाल वी विल नॉट बी टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, यस कोरोना ठीक नहीं लग रहा है। ये ऐसी बात है ना कि बेचारे जिन्होंने रेंडरिंग इंजन बनाया वो रेंडरिंग इंजन वालों को पता नहीं होगा कि उन्होंने कौन सा नाम दे दिया। यानी दे मस्ट बी रिपेंटिंग कि अरे भाई ये ऐसा रेंडरिंग इंजन बना कि लोग हमसे दूर भाग रहे हैं। करेक्ट, लेकिन मजे की बात यह है कि कोरोना आजकल मैंने 2-3 वीडियोस देखे, मैं उसका लिंक आपको शेयर करूंगा, कि वो लोग वीरे से कोरोना रेंडर के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इट सिंप्लिसिटी। उसके अंदर जो चीजें जो उन्होंने सिंप्लीफाई कर ली है तो उस वजह से उनका काम फास्ट हो रहा है। तो मुझे भी कोरोना नाम लेने से भी थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन जैसे कंपल्शन है तो हमें उनका नाम लेना ही पड़ेगा। सो कोरोना रेंडरर इज ऑल्सो वन ऑफ द रेंडरर्स विच इज पिकिंग अप, जो कि इस मार्केट के अंदर अच्छे से वो आउटपुट देना शुरू कर दिया है और लोग उसके ऊपर थोड़ा डिपेंड करना शुरू हो गए। तो हम ट्राई करेंगे कि कोरोना भी सीख लें, भले वो अलग तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग हो, बट वी विल हैव टू, हमारी जान बचाने के लिए शायद हमें कोरोना सीखना जरूरी हो जाए। ठीक है, सो जल्दी से विद इन 5 मिनट्स आई विल बी रैपिंग अप दिस सेशन कि ये जो डायरेक्शनल लाइट है ये सनलाइट और मूनलाइट को ये रिप्रेजेंट करती है। ओके, और मैं यस ओके, सो ये जो हाँ बच जाएंगे आप, जहां तक मेरे आप स्टूडेंट हो मैं आपको हर वो हर एक मैं उसका एफर्ट लूंगा कि आपको कोई भी टाइप की तकलीफ ना पड़े। मैं आपको सिर्फ बचाऊंगा, आपको कहीं पे भी आपको किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालने की ट्राई नहीं करूंगा। ठीक है, सो हैविंग सेड दैट, ये जो डायरेक्शनल लाइट है ये आपके सन और मून को ये रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं एम्बिएंट लाइट से। पहले एम्बिएंट लाइट से मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए यस सर मतलब आपने रेंडर कौन से व्यू में रखा है, माया सॉफ्टवेयर रखा है कि आर्नोल्ड रखा है? नहीं नहीं, माया सॉफ्टवेयर में ही रखा है। इट इज
व्यूपोर्ट 2.0 ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे रेंडर व्यू में माया सॉफ्टवेयर। यस सर। यस, तो फिलहाल मैं माया सॉफ्टवेयर पे ही करूंगा, और जैसे मैंने कहा मैं आपको पहले डिफिकल्ट सिखाऊंगा, बाद में इजी सिखाऊंगा। ओके यस, सो नाउ अभी एम्बिएंट लाइट पे आते हैं। सबसे पहले एम्बिएंट लाइट आपको दिखेगा, ये सन का जो शेप है, ये बिना प्लस का जो साइन है उसको एम्बिएंट लाइट कहते हैं, और सन के बीच में जो प्लस साइन होता है उसको हम पॉइंट लाइट कहते हैं। ओके, बिना प्लस का एम्बिएंट लाइट, विथ प्लस पॉइंट लाइट। तो मैं जब एम्बिएंट लाइट को क्रिएट करता हूं, व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस एम्बिएंट लाइट, अभी मुझे क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो मैं रेंडर पैनल में से यहाँ से क्लिक करूँ, या फिर क्रिएट में जाके आई विल गो टू क्रिएट, देन गो टू लाइट्स मेन्यू, और लाइट्स मेन्यू के अंदर जाके आई कैन क्लिक ऑन आइदर ऑफ दीज लाइट्स। तो मान लो कि मैंने इस बार यहाँ से क्लिक किया, क्रिएट लाइट्स एंड एम्बिएंट लाइट, तो जैसे मैं एम्बिएंट लाइट पे क्लिक करूंगा तो आपको ग्रिड के बीच में एक लाइट क्रिएट हो जाएगी। देखिए एक लाइट आ गई। फिलहाल ये रोटेट मोड में है, लेकिन इसको मैं मूव करके किसी और तरफ लेके जाता हूँ। तो W प्रेस करके आई विल टेक इट अप। मैं 5 प्रेस करूंगा तो पूरा डिफॉल्ट शेडिंग मोड आ गया, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन 7 में आऊंगा तो देखिए 7 के अंदर मुझे इसका ये लिट मोड दिख रहा है, ठीक है, लिट मोड दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये व्यूपोर्ट 2.0 है, ये जो व्यूपोर्ट का ये डिफॉल्ट लाइटिंग जो इसके अंदर दिख रही है वो 2.0 के अंदर मैं इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि व्यूपोर्ट 2.0 अभी एडिशन हुआ है। तो इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इसको लेके जाऊंगा लीगेसी हाई क्वालिटी व्यूपोर्ट के ऊपर। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ये प्रीव्यू पर्पस मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इसको लीगेसी हाई क्वालिटी व्यूपोर्ट पे लेके गया, यानी पुराना व्यूपोर्ट जो पहले माया में 2012-13 के वर्जन में होता था। तो देखिए ये जो एम्बिएंट लाइट का डिफरेंस है वो कैसे डिसाइड होता है कि फिलहाल आप देखेंगे कि इसका जो नीचे का पार्ट है ये हल्का सा यहाँ पे इल्यूमिनेटेड दिख रहा है। ओके, और मैं अगर इसका शेडिंग आइडियली अगर करना चाहूँ तो एक्चुअली वो ऐसे होगा। ऑल ऑफ यू आर एबल टू रिलेट दिस कि अगर इसका आइडियल शेडिंग है वो इस टाइप का होगा। लेकिन यहाँ पे एम्बिएंट लाइट के अंदर एक ऑप्शन होता है एम्बिएंट शेड, जो फिलहाल 1.0 है, यानी वो शेडिंग ठीक से कर रहा है। अगर मैं इसके एम्बिएंट शेड को 0 कर देता हूँ तो मेरी पूरी सीन की जो शेडिंग है, जो उसका लाइट का फॉल ऑफ है, वो एरिया के, वो इस सीन के हर एक कोने के अंदर यूनिफॉर्म हो जाएगा। यानी लाइट जितने भी कलरफुल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर इक्वली गिरेगी। कोई भी ऐसा कोना नहीं रहेगा जहाँ पे आपको डार्कनेस दिखे या तो जहाँ पे कलर्स ना दिखे। तो एम्बिएंट लाइट ने क्या किया, पूरे सीन को फ्लैट आउट कर लिया। लेकिन अगर मैं एम्बिएंट लाइट का ये जो एम्बिएंट शेड है ये 1 करता हूँ तो ये वैसे ही काम करेगा जैसे कि एक पॉइंट लाइट काम करती है। समझ गए? तो एम्बिएंट लाइट के अंदर आपको ये एक ऑप्शन मिलता है। अभी आप मुझे बताइए कि एम्बिएंट लाइट का यूज क्या है, यानी एम्बिएंट लाइट कहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करेंगे। I mean, what will be that phenomenon which we can achieve using ambient light? Dark areas, 100% correct. So what Tanay has said कि dark areas, yes. बताइए सर। मतलब अभी डायरेक्शनल लाइट तो वो नहीं, वो तो डायरेक्शनल लाइट हो गई। नॉर्मल लाइट्स आते हैं ना हमारे मतलब बिग हाउस में, नॉर्मल लाइट सर्फेसेस पे आती है, राइट लाइट एकदम राइट। ओके, वो एम्बिएंट लाइट हो सकती है। yes, what Sagar has said is correct and what Tanay has said is also correct. Basically क्या होगा कि आप जब सारे सीन को इल्यूमिनेट कर लेंगे और हर एक लाइट के अंदर शेडोज को ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हर एक लाइट के अंदर अगर शेडो ऑन नहीं किए तो लाइट लीक हो सकती है, ठीक है। मैं अभी लाइट लीकिंग का एक हल्का सा एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मेरे राइट साइड से कोई लाइट आ रही है मेरे हेड के अंदर एंड मैंने उसके शेडो ऑफ रखे, अगर मैंने इसमें शेडो डिसेबल रखे, प्रॉब्लम क्या होगा कि वो लाइट हिट करेगी मेरे हेड को, यानी मेरे हेयर पार्ट को हिट करेगी, बाद में वो जाएगी इनर माउथ के अंदर, यानी वो लाइट को अगर शेडो कास्ट नहीं हुआ, अगर मेरे हेड के जो सरफेस ने
अगर उस लाइट को स्टॉप नहीं किया तो लाइट थ्रू एंड थ्रू होके मेरे इनर माउथ के अंदर चली जाएगी, तो मेरा पूरा इनर माउथ इल्यूमिनेट हो जाएगा। उसके बाद वो और फर्दर अंदर जाएगी और वो हिट करेगी मेरे नेक के पीछे जो कॉलर है, मेरे नेक के पीछे जो कॉलर का पार्ट है उसको भी लाइट हिट करेगी, तो वो जो इनर पार्ट है वहां पे भी वो इल्यूमिनेट हो जाएगा, राइट। और जहां जहां पे वो लाइट विजिबल है वो सारे एरिया इल्यूमिनेट हो जाएंगे। लेकिन इन जनरल ये जो कॉलर का अंदर का पार्ट है, माउथ का अंदर का पार्ट है, वो कभी भी इल्यूमिनेटेड नहीं हो सकता क्योंकि वो शेडो वहां पे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमने किसी भी लाइट में शेडो ऑफ रखा तो वहां पे बहुत ही फ्लैटनेस आ जाएगी, आपको वो आउटपुट बहुत खराब लगेगा। तो मान लो कि आपने सारे लाइट्स के अंदर शेडो ऑन कर दिए और ऐसा कोई आपके रूम के अंदर एरिया रहेगा जो कि बहुत ही ब्लैक दिख रहा है, जो कि बहुत ही डार्क दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, सारी लाइट होने के बाद आप ये एम्बियंट लाइट लोगे और एम्बियंट लाइट का जो इसका इंटेंसिटी है वो 1 की जगह पे यू विल मेक इट वेरी लेस, यानी आप इसको जितना जरूरी है, जो वो ब्लैक एरिया को फिलअप करने के लिए जरूरी होता है, उतना ही आप उसको इंटेंसिटी दोगे, तो होगा ये कि वो डार्क एरिया जो ब्लैक पार्ट है वो फिलअप हो जाएगा, उसके अंदर थोड़ा सा कलर दिख जाएगा, तो उस वजह से वहां पे आपको लगेगा कि वहां पे इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन है, वहां पे कोई लाइट बाउंसेस होके उसने उस एरिया को कवर कर दिया। सो एम्बिएंट लाइट इज यूजफुल फॉर फिलिंग अप द ब्लैक एरियाज। अभी इसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि कैंडी क्रश कितनों ने खेला है यहाँ पे, कैंडी क्रश कितनों ने खेला है, सबने खेला है, राइट। अभी कैंडी क्रश में बताओ कौन सा कलर मिसिंग है, कौन सा कलर मिसिंग है, इफ यू कैन इमेजिन कैंडी क्रश में एक कलर मिसिंग है, ब्लैक, 100% ब्लैक कलर मिसिंग है, आपको ब्लैक कलर पसंद ही नहीं है, अग्रीड। तो हुआ ये है कि कैंडी क्रश वालों ने हर चीज को इल्यूमिनेटेड रखा है, आपको कोई भी ऐसा ब्लैक एरिया नहीं दिखेगा जहाँ पे लाइटिंग हो रही है लेकिन वहां पे शेडो ब्लैक दिखे, और वो शेडो शेडिंग होगा, मतलब यहाँ पे एक हल्का सा ऐसे ग्रेडेशन होगा, लेकिन वो पार्ट आपको ब्लैक नहीं दिखेगा अनलेस कि वो बहुत ही कॉन्टेक्ट शेडो है। कॉन्टेक्ट शेडो का मतलब जब दो चीज चिपक जाती है तो उसके बीच में एक ब्लैक शेडो क्रिएट होता है, करेक्ट। सो ब्लैक एरियाज नीड्स टू बी फिल्ड अप सम वे। आप 3D मूवीज देखोगे उसमें कोई भी ब्लैक या ग्रे एरिया नहीं होता, प्रोवाइडेड कि वो स्टाइलाइज्ड एनिमेटेड मूवी नहीं है। तो बच्चों के लिए जो मूवीज होते हैं वो सारे के सारे हाई की लाइटिंग होती है, उसके अंदर कोई भी ऐसा डार्क एरिया नहीं दिखता। अगर आपका वो सिन सिटी जैसा मूवी है उसमें डार्क एरियाज होते हैं क्योंकि वो स्टाइलाइज मूवी है, लेकिन ब्यूटीफुल कॉमेडी हैप्पी मूवीज होते हैं उसके अंदर सारी चीजें विजिबल होती है। तो उस वजह से कोई एरिया ऐसा अगर हो गया जहाँ पे आपका लाइट पहुंच नहीं पाया या तो वहां पे बहुत ज्यादा शेडो क्रिएट हो गया, तो वो शेडो एरिया को भरने के लिए वी विल बी यूजिंग अ बिट ऑफ दिस एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट का थोड़ा सा एम्बिएंट शेड 0 करके हम लोग उसको इंटेंसिटी 0.2 जितना रखेंगे ताकि वो डार्क एरिया थोड़ा फिलअप हो जाए इन सम वे। अभी ये एम्बिएंट लाइट का कंसेप्ट समझ में आ गया कि ये किसी भी जो एनवायरमेंट को पूरा फ्लैट आउट कर लेती है, लेकिन अगर उसको एकदम छोटे से पोर्शन में यूज किया तो वो अच्छे से हम लोग को उस एरिया को फिलअप करने में मदद करता है। सो आई थिंक प्राजक्ता हैड दिस क्वेरी, तो आई एम होपिंग दैट शी इज क्लियर विद दिस कंसेप्ट ऑफ एम्बिएंट लाइट कि वो सीन को पूरा फ्लैट आउट कर लेती है, ठीक है। सो यस, और देखिए मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप इस पूरे कंसेप्ट को आज के आज ही समझ जाए, क्योंकि होता है कि जब तक इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तब तक कोई भी स्टूडेंट इसको रिलेट नहीं कर पाता, दैट आई एम 100% श्योर। तो जब हम इसको एक्चुअल सीन के अंदर यूज होता हुआ देखेंगे तो आपको इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि एम्बिएंट लाइट को इस तरह से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो इन आवर कमिंग लेक्चर हम लोग उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। सो एक्चुअली हुआ ये कि आई थिंक आई कैन स्टार्ट ऑफ विद डायरेक्शनल लाइट, लेकिन हमारा ऑलरेडी 2 घंटा हो चुका है, तो यू नो इट विल बी टू मच ऑफ अ लॉन्ग सेशन और एक पॉइंट के बाद थोड़ा इंटरेस्ट लेवल डाउन हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि एम्बिएंट लाइट के अलावा या तो इंक्लूडिंग एम्बिएंट लाइट जो भी टेक्निकली ये जो स्पेसिफिकेशन है अलग अलग लाइट्स के, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे विच हैपेंस टू बी ऑन आई थिंक इट इज ऑन मंडे, यानी ये वीकेंड के बाद अपना मंडे को ही सेशन है, तो मेरे ख्याल से हम लोग मंडे को ही शुरू ये कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप दैट दिस लेक्चर वाज quite informative for you, and I am thankful to the students who have responded well with me,
काफी अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिखाया और इंटरेस्ट दिखाया, especially Sagar, he was very verbal, and also Devanand and Tanmay and many other students. I mean, I wish to thank all of you, and let's keep it this way. Let us try to engage as much as possible. तो जब हमारा एक्चुअल क्लास होगा तब तो कह सकते हैं कि इससे भी दुगने इंटरेस्ट के साथ हम लोग इसको आगे ले पाएंगे. एंड आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल दोज ग्रेट थिंग्स which I have been experiencing so far in my professional life. Okay, so Praveen sir, आपने आपकी प्रेजेंस से मेरा लेक्चर का और शोभा बढ़ा दी. आई एम सो थैंकफुल टू यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय लेक्चर सर. आई होप कि आपको अच्छा लगा हो. So let us take the attendance. We will call it a day for today. So I'll just take the attendance now. One by one, we will be taking the attendance. And 3rd year August, 2nd year August, yes, this one. Okay, so today is, thank you so much Sagar, it was great having you here. And today is 6th of okay, CD, okay, DE, fine. So इसको मैं अगस्त में दे देता हूँ. Zero 5 06 D. शुभम का वापस लाइट गया. ओके, नो प्रॉब्लम, मैं उसका अटेंडेंस जो है वो काउंट कर लूंगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. Okay, so let us start with Anant is present, Adarsh is present, Adarsh Gupta. Okay, he seems not present. Shubham is present, Shekhar Subramaniam is present, Tanay is present, Astha is present, Astha, yes, Astha is present, Zishan Sheikh present, Sainath is I think he is not present. Okay, present. Okay, Abhay is present. Abhay is present. Okay, I think Abhay is not present. Akash is present. Rohit Ramesh, is he present? Yes. Nirbhav is present. Okay, I think he is not present. Okay, Jinal Panchal is present. Caroline is present, I think. Yes. Nikita is present. Yes. Sachi is present. Yes. Ramesh is present. Ramesh, no, he is not present. Rishabh Gupta. Okay, आप ऋषभ गुप्ता है. Okay. Tanmay Vyas is present. Sagar is present. Sakshi is present. Devanand, okay, Devanand is present. Sakshi is present. Parthav is present. Parthav is not present. Ashlesh Prabhu. Ashlesh, he seems not present. Shreyas present and Afreen present. Okay, so division D is free to go. Thank you all so much. Yes, whoever has given their attendance are free to go. Thank you all so much. It was great having you here. We will meet soon with new lecture, with new energy. Thank you all so much. Have a great weekend. Contact movie देख अगर लगे तो आप देख लेना, बहुत अच्छा लगेगा. It's a great movie. शांति से देखना. Okay, thank you. Nice having you here. God bless you. Okay. So yeah, Sagar Parmar is present. Krishikant is present. Amit Gupta is, I think he is not present. Vikas Panchal, yes, present. Dinesh present. Mayuresh is not present. Sahil, okay, Mayuresh is present. Okay, Mayuresh is present. Sahil is present. Krishna is present. Ashutosh present. Ashish Tiwari. Ashish, he is not present, I believe. Rushit Yadav.
Rushit, not present. Shubham Patel, Shubham present. Saurabh Verma is present. Siddhi, yes, Siddhi is present. Bhumika Singh, Bhumika is present. Okay, Nilesh present. Nitai, Nitai is present. Nitai is present. Sumit present. Sejal present. Sejal is present. Is she? Okay, I think Sejal is not present. Lakshmi present. Radha, she is present or not? I don't think she is present. No problem. Sunil, Bhavin. Okay, Bhavin is the name. Okay, Bhavin is present. Amit Kumar Yadav, not present. Vijay Kumar, present. Abhishek Chaudhary, Abhishek is not present, and Prajakta is present. Okay, so thank you all so much. It was great having you here again, as usual. Hoping to see you all soon. And I am recording this session also. I am not able to upload it क्योंकि मेरा internet connection खत्म हो जा रहा है because of so many lectures. So hopefully very soon I will be uploading these lectures at the same time. मैं सबको accessible कर लूँगा. Maybe in this weekend itself. Yeah. So have a great day. Enjoy your stay at your home. Hopefully. Thank you. It was great having you. Nice meeting you all. God bless you. Thank you. Bye bye.